मजबूत शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। आखिरी 1.5 घंटा बचा है, क्लोजिंग कैसी होगी और क्या करें कल की तैयारी, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से फिर से दबाव के संकेत। तो एक दिन तेजी एक दिन मंदी, ये है रुझान। ऐसे में क्या करें आप और कैसे बनाएं कल के लिए पोजीशंस, तो रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में आ रही है, हालांकि बाजार को मालूम था अनिल जी शो में हैं और इसलिए थोड़ी रिकवरी भी आ गई जब हमने शो की शुरुआत करी। बैंक निफ्टी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में है, निफ्टी भी निचले स्तर से थोड़ा रिकवर करके 17,750 के करीब है। तो जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना है इस समय बाजार में और उनकी रणनीति क्या रहेगी। पर उससे पहले इस समय की बड़ी बातें डाल देते हैं उस पर नजर। 17,750 के पास है निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से फिसला पर अब संभलते हुए दिख रहा है। तो इंडेक्स थोड़ी गिरावट जरूर आई थी पर अब इन लेवल्स पर संभलते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स पर आप दबाव आते हुए देख रहे हैं, तो नजर रखिए, स्पेशली जिस तरह से आज मेटल शेयरों में आपने गिरावट देखी है। थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। विक्स, इंडिया विक्स पर 3% का उछाल आया है। रियल्टी, फार्मा, मेटल, यहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। वहीं इंफ्रा, आईटी, ऑटो, यहां पर भी आपको कमजोरी का ही रुझान बनते हुए दिखेगा। और इस कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स का। डाउ कल 300 अंक संभला था, आज डाउ फ्यूचर्स 300 अंक नीचे है। यूरोप के बाजार भी करीब 2% लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो यह है आपके लिए जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। और जानेंगे अनिल जी से भी कि किस तरह से आपको बनानी है इस समय बाजार पर स्ट्रैटेजी और कहां पर रखनी है नजर। अनिल जी से बात करें उससे पहले एक बार जरा नजर डाल देते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स पर और साथ ही खबरों वाले शेयर्स जो हैं। मानसी बताएं कौन से हैं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने जा रही है और पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देंगे। इसके अलावा नजारा टेक्नोलॉजीज बोर्ड की बैठक, पूंजी जुटाने और ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज को शेयर जारी करने पर सोच विचार किया जाएगा, तो इस बोर्ड मीट पर भी नजर रहेगी। आइनॉक्स विंड फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं, उस पर नजर रखेंगे। कल के दिन अक्टूबर सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी होने जा रही है, जिस पर फोकस रहेगा। एफएल इंडिया लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है, 1:5 का स्प्लिट रेशियो है। एशियन ग्रेनेटो का राइट इशू कल बंद हो जाएगा, दाम जिसके 100 रुपए प्रति शेयर के तय किए गए हैं। वहीं एंटाइटलमेंट रेशियो हर 29 शेयर पर 19 राइट्स इशू शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। गोकुलदास एक्सपोर्ट पर भी फोकस रखिए। कल क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर फैसला लेने के लिए बोर्ड बैठक होगी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि एक इन्विट है, यूनिट होल्डर्स के लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित करने पर एक बोर्ड बैठक होगी। अगर फैसला निकलकर आ जाता है 15 अक्टूबर, फिर रिकॉर्ड डेट भी इसके लिए तय की जाएगी। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट एनसीएलटी में इन्वेस्को मामले की सुनवाई पर कल के लिए फोकस रहेगा। शुक्रवार के दिन यानी 8 अक्टूबर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आएगी, ब्याज दरों पर फैसला क्या निकल कर आता है इस पर नजर रखेंगे। टीसीएस, जी हां, रिजल्ट सीजन शुरू होता हुआ दिखेगा। आईटी सेक्टर की कंपनी टीसीएस के नतीजे और दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर सोच विचार किया जाएगा, तो 8 अक्टूबर से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी। डीसीएम श्रीराम स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है, स्प्लिट रेशियो 1:5 का 8 अक्टूबर के लिए। वहीं चीन के बाजार जो कि एक हफ्ते की छुट्टी पर चल रहे हैं, वो 8 अक्टूबर को खुलते हुए दिखेंगे और 8 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को यूएस सितंबर महीने का रोजगार डेटा भी आएगा, जिस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो डेटा हेवी वीक है भारतीय बाजारों के लिए और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के लिए। नजर है इन सभी अहम इवेंट्स पर आज काफी सारे स्टॉक्स उतार चढ़ाव आपको दिखा रहे हैं। खबरों के दम पर भी काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में। वरुण बताएं इनके बारे में। डेफिनेटली दीप, तो देखिए सबसे पहले हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी फार्मा काउंटर्स को लेकर, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और सेबी दरअसल सेबी जो है वो इनके डिस्क्लोजर के जो नियम है उससे नाखुश है कहीं ना कहीं, और इसके लिए सेबी ने एक्सचेंजेस से यूएसएफडी की जांच का जो ब्यौरा है वो इकट्ठा करने के लिए कहा है। एनएससी और बीएससी से 8 फार्मा कंपनी से यूएसएफडीए जांच से जुड़े दस्तावेज जो है उनको जवाब मांगे हैं, उन पे जवाब मांगे हैं। कैडिला, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मा, ल्यूपिन से जवाब मांगे गए हैं, ऑरबिंदो, इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा, टोरेंट फार्मा, पेनिशिया बायोटेक से भी जवाब जो है वो मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस फार्मा काउंटर्स देखने मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स, यहाँ पे कोजिंसीज के हवाले से खबर आई है कि सीमेंट कंपनियों ने 10 से 50 रुपये प्रति बोरी जो है वो सीमेंट के दाम बढ़ाए हैं। सीमेंट की बड़ी कीमतें जो है वो आज से लागू हो गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सीमेंट के दाम, इसके अलावा कर्नाटका और तमिलनाडु में भी जो सीमेंट के दाम है वो बढ़े हैं। मानसून के बाद मजबूत मांग के चलते दाम जो है उनको बढ़ाया गया है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है उनको बनाने के लिए जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से प्रस्ताव की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। टीसीएस यहाँ एसबीआई के साथ
कंपनी ने 5 साल का जो करार था इनका उसको आगे बढ़ाया है। पावर स्टॉक्स पावर मिनिस्टर ने आरईसी और पीएफसी के जो प्रदर्शन है उसकी समीक्षा की है। फंड जुटाने के लिए सस्ते विकल्प की संभावना जो है वो इन्हें तलाशने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट के जो चेयरमैन हैं आर गोपालन, उनके तरफ से बयान आया है कि सोनी पिक्चर्स के साथ जो डील है वो निवेशकों के लिए सबसे बेस्ट डील है और अब तक सोनी के अलावा किसी और का प्रस्ताव जो है वो नहीं आया है। टाटा स्टील बीएसएल, यहाँ पे इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि Q2 में बिक्री जो है उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट Q2 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो करीब 1.75 लाख टन रहा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एसबीए सर्विसेज यानी कि एसबा सर्विसेज जो है वो शुरू करने का इस कंपनी ने ऐलान किया है। श्याम मेटालिक्स कैर ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको तो जस का तस सका है, लेकिन आउटलुक जो है वो स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव किया है। कैडिला हेल्थ, यहाँ पे एलआईसी ने अपना हिस्सा जो है बढ़ाया है 3.63% से बढ़ा के अब 5.68% हो चुका है। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपको भरपूर एक्शन देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ अहम इवेंट्स। पर बाजार पर इस समय क्या व्यू बनाना चाहिए, इंडेक्स के जो उतार चढ़ाव आ रहा है कैसे देखें इसे, अनिल जी से जानते हैं। अनिल सर, थोड़ा शेकआउट हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, हालांकि हमारे बाजार निचले स्तरों पर रिकवरी का भी आसार या एटलीस्ट स्टेबिलिटी के आसार दिखा रहे हैं। परसेंटेज वाइज गिरावट नहीं है, पर थोड़ा पॉइंट्स देखकर बाजार को डर लग रहा है सर। ठीक बात है और डरना चाहिए भी, क्योंकि थोड़े ग्लोबल संकेत थोड़ी कमजोरी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में गिरावट थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन ऐसे कोई खास चिंता वाली बात है नहीं दीप। और वैसे भी अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बहुत साफ है, एक दिन तेजी का एक दिन मंदी का। बिल्कुल बाजार में उसी तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में भी और हमारे यहाँ भी। रेंज के हायर एंड पर सप्लाई आना तय है। आप देखिए 17,900 के नजदीक पहुंचकर सप्लाई आती हुई दिखी है, और जैसे आप 17,600 के नीचे या इसके आसपास आते हुए देखते हैं वहां से खरीदारी भी आ जाती है। तो मेरा ये समझना है 17,650 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जिसकी हम बात कर रहे थे, सुबह उसी रेंज को रेस्पेक्ट किया है। 17,900 के आसपास की रेंज से वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती थी। बैंक निफ्टी भी अपनी कंजेशन जोन के पास पहुंचा है। 38,100 का जो टारगेट था एग्जैक्टली 38,100 के आसपास का हाई बनाया है, तो 38,000 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग है। यही वापस से 37,500 या इसके थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा, वहां पर खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो रेंज बाउंड बाजार है, इसे आपको ट्रेड करना समझना पड़ेगा। थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट्स की जो उतार चढ़ाव और कमजोरी वाले संकेत है उस बीच में आपको हल्का सा अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। और दूसरा तरीका यह कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड आपके लिए तेजी का है और इस ब्रॉडर ट्रेंड के बीच में जो हल्की फुल्की कमजोरी और आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, तो दिग्गजों में आप थोड़े से सावधान रहें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। आइए बढ़ते आगे। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल फिर से एक बार वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। हल्का सा वीकनेस तो दिखाई दे रहा है और मेरे को बेचना है बजाज ऑटो। 3800 3805 के बीच में ये फिलहाल भाव चल रहा है। 3830 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो ब्रेकडाउन आया है यहाँ से 3% 2.5 से 3% की मूव आपको नीचे में मिलनी चाहिए। 3700 का मेरा कल तक का टारगेट होगा। 30 रुपए की रिस्क, 100 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है। 30 रुपए की रिस्क, 100 रुपए का रिवॉर्ड। बजाज ऑटो आपके लिए सेल कॉल आती हुई दिख रही है। 3700 तक वागले साहब इसको गिरते हुए देखते हैं। आइए देखते हैं सचिन जी को कौन सा ट्रेड है पसंद। बिगुल उनके लिए पीटीएसटी। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, जिस तरीके से केमिकल स्टॉक्स में एक मोमेंटम है, आई थिंक दीपक नाइट्रेट आपने पहले आइडेंटिफाई किया था सोमवार के सत्र में, वहाँ से जो मोमेंटम है वो नवीन फ्लोरिन में भी दिखाई दे रहा है पिछले 3 दिनों से। तो मुझे लग रहा है नवीन फ्लोरिन में अभी फ्रेश ब्रेकआउट एक वापस हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपमूव अनलॉक हो चुकी है। जिस तरीके से इसने 4050 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4040 के आसपास। खरीदारी करनी है नवीन फ्लोरिन के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 4230 का एंड सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 4340 का। खरीदारी करनी है नवीन फ्लोरिन के फ्यूचर्स में। नवीन फ्लोरिन में करें खरीदारी। जिस तरह से हम देख रहे हैं दीपक नाइट्राइट एक दमदार तेजी में बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, अब लग रहा है कि नवीन फ्लोरिन का भी टाइम आ रहा है। कल भी आपने देखा था क्लोजिंग शो में थोड़ा एक्टिव बनते हुए दिख रहा था ये काउंटर, अब एक मूव आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा रोटेशन है बाजार में।
स्पेशली मेटल्स में काफी भारी इस समय मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। तो एक बार जरा जो इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आई है और भारी गिरावट आई है, इसी के बारे में जानते हैं। नैल्को आज का टॉप लूजर, वायदा कारोबार के बैन में है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है ज्यादा इस समय, बट 4.5% नीचे है। बट इसके साथ ही हिंडाल्को निफ्टी का टॉप लूजर जो है इस समय, वहां पर किरण जी की राय जरूर ले सकते हैं। किरण जी बताएं, गुड आफ्टरनून, हिंडाल्को क्या करना है सर? दीप वेरी गुड आफ्टरनून, अनिल जी आफ्टरनून। हिंडाल्को में मेरा मानना है कि थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिल सकती है, पर सपोर्ट बहुत नजदीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा लगभग 473 के आसपास। ये टूटना नहीं चाहिए यार, ये अगर टूट जाता है तो फिर एक बुल ट्रैप हो जाएगा और फिर और नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। पर 473 के आसपास मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाना चाहिए। तो अभी कोई फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह नहीं है, पर इधर मेरा मानना है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 471 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये है आपके लिए मेटल स्टॉक्स में तेज बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है इस वक्त। लेकिन कुछ स्टॉक से जहाँ खरीदारी भी है, नवीन फ्लोरिन की बात अभी सचिन जी ने की है, लेकिन एक और आपका फेवरेट स्टॉक कुणाल जी, एसकेएफ इंडिया, बड़ा ही आज मजबूत है। कोई खास वजह आपका पसंद होने के अलावा और कोई वजह? अरे जो वजह देखिए, ऐसे कोई खास वजह तो नहीं दिखती है। चार्ट तो खैर जबरदस्त है, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, और बहुत ही मामूली से करेक्शंस आते हैं, वापस से तेज हो जाता है। तो मुझे लगता है ये अपने जो इसकी दिशा उसी में चल रहा है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। एक मामूली से रेजिस्टेंस 3250 पर नजर आती है, वो पार हो जाएगा तो फिर एक नया हाई बनेगा। तो नए हाईस का सिलसिला चल रहा है, होल्ड करने के। एक बंसल जी अच्छा सा बैंक बताओ ना। HDFC बैंक, जिसको सुबह मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा था, वही सबसे बढ़िया बैंक है। बढ़िया, चार्ट बताओ, लेवल भी बताओ फिर। मुझे लगा अनिल जी आप खाता खुलवाने वाले। हाँ, मैं वो पूछा तो उसी हिसाब से था, लेकिन अब उन्होंने खरीदने के लिए आज से बता दिया तो वैसे सही। अनिल जी अब आप डिमोशन कर रहे हैं। फेमस राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर को आपने एक वो बना दिया मेरे को। बहुत ही बढ़िया कॉल। इसमें आज कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ टिका हुआ है। हाँ। आपने 1607 में रिकमेंड किया था, 1635 1650 के टारगेट के लिए मेरे ख्याल से काफी नजदीक पहुंचा भी है आपके टारगेट के, राइट? बेहतरीन अनिल जी टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ऊपर में देखें तो 1631 1632 एक हर्डल है छोटी सी स्पॉट के अंदर, और ये हर्डल पे भी बनी है। जब मार्केट में करेक्शन आई है तो ये लेवल्स ऊपर में क्रैक होंगे, तब एक फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने हमें सुन के लिया हुआ है, मार्केट में वीकनेस है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करा है, मुनाफा बांधने की राय है। ओके, तो मुनाफा बांधने की राय है। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्रॉफिट भी कर सकते। बहुत बढ़िया, ये है स्टॉक आपके लिए जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स और हैं यहां पर जहां कमजोरी होती हुई दिख रही है। एक और है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आज 4% नीचे है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रखने की राय होगी किरण जी आपकी? क्या लेवल्स नजर में रखें? इंडिया बुल्स में मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 144 के आसपास। मुझे नहीं लगता 144 टूटेगा, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 162 के आसपास है। 162 के ऊपर मैं बहुत एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह दूंगा। यह है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, आज थोड़ा रोटेशन है। काफी सारे ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स जो एक्टिव रहते हैं वहां पर आप गिरावट आते हुए देख रहे हैं, पर दूसरी तरफ केमिकल स्टॉक्स यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। काउंटर्स टाटा केमिकल्स, आज सुबह भी इस स्टॉक के बारे में बात हो रही थी और बढ़िया एक्शन में रहा है। आशीष केलकर साहब इसके बारे में बात करके गए थे। जय भी है हमारे साथ। जय, गुड आफ्टरनून। टाटा केमिकल्स क्या करें? 980 के लेवल्स पर यहां से मूव दिखती है आपको? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। टाटा केमिकल्स में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आज के दिन देखने मिला। इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन हुआ था ये स्टॉक में दीपांशु, कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मोमेंटम एब्सोल्युटली इन कंट्रोल और एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ द बुल्स एट ऑल द डिग्रीज। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पर तो रिसेंटली एक फ्रेश रिवर्सल, फ्रेश बाय क्रॉसओवर ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो 896 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जब तक वो होल्ड करेंगे, एक फ्रेश लेग जो ऊपर स्टार्ट हुआ कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें दीप, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 950 का जो लेवल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। 950 के लेवल्स को अगर ये होल्ड करता है तो इसके पहले इसकी जो रेंज बनी है दीपांशु, लगभग 60 पॉइंट की रेंज बनी है। 850 से लेके डाउन साइड में लगभग अगर आप 950 से लेके 890 की, तो ये 60 पॉइंट की रेंज का टारगेट जो ऊपर में आ रहा है दीप, दैट कम्स टू अराउंड 1010। तो शॉर्ट टर्म में 1010 का टारगेट है, 950 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली अगर आप देखें तो 896 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। ओवरऑल जो चैनल टारगेट इसके बनेंगे दैट वुड बी 1100 प्लस।
1100 प्लस के पोजिशनल टारगेट्स बन रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार है, बट केमिकल स्टॉक्स पर ही आपको रखनी है नजर, और इसमें कई सारे और काउंटर्स हैं जहां पर करना है फोकस। थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी कि आज का जो सबसे ज्यादा एक्टिव वाला केमिकल स्टॉक्स है इसके पीछे वजह क्या है। पर एक और काउंटर बॉश वायदा कारोबार में सर्किट पर है 10% ऊपर। आई डोंट थिंक मैंने कभी बॉश पर पहले सर्किट देखा है 10% का वायदा कारोबार वाला। बट कुणाल जी, बॉश बड़ा स्टॉक है, यूजुअली ट्रेडर्स रेडार पर इतना एक्टिवली नहीं आता है। आज क्या चल रहा है सर इस चार्ट पर? देखिए, गजब का मूव आया है। मैं और राकेश जी आज सवेरे से इसी की चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, अब इतना बड़ा स्टॉक है तो लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो दीपांशु ट्रेडिंग के लायक शेयर नहीं है। लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें और ऊपर के लेवल्स आएंगे। अगर आप इसके चार्ट्स देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और उसका जो टारगेट है वो कोई 19,500 के आसपास बनता है। तो अभी भी तेजी में दम है, गिरावट पर खरीदारी की राय। अभी भी तेजी में दम है, गिरावट पर खरीदारी की राय आपके लिए बन रही है। नजर रखें, यह है आपके लिए बॉश जहां पर एक्शन बन रहा है। एक्शन काफी सारे और काउंटर्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। बाजार की ब्रेथ थोड़ी उतार चढ़ाव वाली जरूर है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो काफी सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको अभी भी मौके दिखेंगे। एफएमसीजी में एक बढ़िया रिवाइवल आते हुए दिखा है। ब्रिटानिया, आज सुबह बात भी हो रही थी इस काउंटर की, और 5000 के पोजिशनल टारगेट्स निकल कर आए हैं ब्रिटानिया के। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से मैरिको दमदार अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। टाटा कंज्यूमर, ये एक और काउंटर है जिसमें आप खरीदारी देख रहे हैं, और 3% ऊपर डेज हाई के करीब टाटा कंज्यूमर इस समय ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, राय दें जरा टाटा कंज्यूमर के बारे में। वेल दीपांशु, आई थिंक निफ्टी एफएमसीजी को ही अगर तुम देखें तो काफ़ी समय से यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन सीक्वेंस में रहा है। लगभग जहाँ तक मुझे याद है 7 मई के बाद उसने अपने जो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एफएमसीजी में भी काफ़ी अच्छा आउटप्ले होना चाहिए। जिस तरीके से टाटा कंज्यूमर में हाल फिलहाल में एक करेक्टिव एक्शन आई थी, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर करेक्शन अभी कहीं जाकर एब्जॉर्ब हो चुका है, एंड एक अच्छा बेस यहाँ पर नजर आ रहा है 800-805 के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में वापस ये अपने 880 के स्विंग्स को रीविजिट करना चाहिए। जिस तरीके से इसने आरएसआई पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है, मुझे लग रहा है 805 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की मैं सलाह दूंगा। 880 900 के आसपास जैसे आ जाता है तो वहाँ पर अपनी पोजीशंस रिव्यू करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। बट मुझे लग रहा है ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, एंड काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वापस मिल रही है अपने पोर्टफोलियो में फ्रेश एडिशंस करने के लिए टाटा कंज्यूमर में 800-830 इस पर्टिकुलर जोन। टाटा कंज्यूमर में आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर जो आपको बड़ी मूव्स इस समय दिखा रहा है। उतार चढ़ाव निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर इस समय आपको बनते हुए दिखेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। बंधन बैंक, इसके बारे में भी आज सुबह बात हो रही थी, और लंबे समय बाद बंधन बैंक एक्शन में आते हुए दिखा, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बंधन बैंक ने क्रॉस करे थे। किरण जी, क्या करना चाहिए सर बंधन बैंक में? दी बंधन बैंक में अभी जो नेक्स्ट बैरियर है 310 का है, वहां पे कॉल राइटर बड़ा 16 लाख 16.5 लाख के खड़े हैं। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक बाय नहीं करना चाहिए। कोइंसिडेंटली ये पिछला स्विंग टॉप भी है, तो मेरा मानना है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। पर अगर ये क्रॉस करता है तो इधर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर 310 के ऊपर चलना चालू कर देता है तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आता है वो लगभग आता है 322 324। तो ये टारगेट्स बन के नजर आएंगे, और उस लिहाज में आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए नीचे रहेगा 307 के आसपास, पर बाय करना है 310 के ऊपर ही। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक जहां पर आपको रखनी है नजर। 310 के ऊपर आप खरीदारी करके चलें। बाकी बैंक स्टॉक्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बंधन का पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं रहा है, बट आज एक डेफिनेट पॉजिटिव न्यूज बंधन बैंक पर आती हुई दिखी है। केमिकल्स और इसी से जुड़े स्टॉक्स पर रखें नजर। एग्रो केमिकल स्पेस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। पीआई इंडस्ट्रीज, वागले साहब, इस पर भी थोड़ा एक्शन आया है। बाकी इस स्पेस के स्टॉक्स देखें तो उतना नहीं आया है, पर क्या अब पीआई इंडस्ट्रीज मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है सर? दीपांशु, नहीं, पॉजिटिव है लेकिन मोमेंटम नहीं दिखाई देता है। 3250 के पार वॉल्यूम्स के साथ निकलेगा तो ही मुझे इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज ये साइडवेज हो सकता है। 3180 32 30 40 ये रेंज में पड़ा रहेगा। मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है।
इस समय कुछ खास मूव नहीं है, बट रेडार पर रखिए पीआई इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगेन इसी स्पेस से जुड़ा काउंटर है और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ समय से काफी बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एसआरएफ पर मूव ऑलरेडी आ रही है। एसआरएफ वागले साहब अभी अभी स्पाइक हुआ है, इस पर ट्रेड बनेगा सर? दीपांशु पोजिशनल व्यू लेके 11,580 के स्टॉप लॉस से आप 12,000 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन आज में भी आज और कल में ही ये मूव आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 12,000 आएगा अगले 3 से 4 दिनों में। ओके, 12,000 आएगा 3 से 4 दिनों में, ये आपके लिए क्लियर है। आज सुबह बात भी हो रही थी टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स की। कॉटन प्राइसेस ने 30,000 का स्तर छुआ, लाइफ हाई पर हैं, और कुछ स्टॉक्स जो बेनिफिट कर रहे हैं इसकी वजह से। इंडो काउंट, इसके बारे में सुबह भी बात हो रही थी, पर बंसल जी अभी अभी एक मूव आ रही है इंडो काउंट पर, 5% ऊपर है, 300 का लेवल छूने के लिए तैयार। इंडो काउंट पर अपनी राय दें सर। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है इंडो काउंट का, और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। नीचे में 283 285 के अराउंड एक बेस बना हुआ है, तो जिनके पास है होल्ड करें। 296 के अराउंड चल रहा है, 305 के ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, तो अभी होल्ड की राय है, और 305 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए इंडो काउंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में है ये काउंटर, और नजर रखिए क्योंकि टेक्सटाइल स्टॉक्स अगेन अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ मार्केट, ये स्पेस है एक जो होल्ड कर रही है। पर एक बार जरा इंडेक्स पर फिर से डालें नजर, क्योंकि वापस कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। 17,700 तक निफ्टी फिसल चुका है, अभी रिकवर करके 17,770 पर आया था, तो 70 पॉइंट्स की आपको तेज गिरावट निफ्टी में दिखी। और बैंक निफ्टी भी जो पॉजिटिव टेरिटरी में था अब 37,700 के नीचे जाते हुए दिख रहा है। जय, जरा एक बार इंडेक्स पर अपनी राय दें। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है, और अभी फिर से करीब 70-100 अंकों की गिरावट निफ्टी में आती हुई दिखी है। बिल्कुल दीप, जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 17,850 900 के जो टारगेट्स थे एग्जैक्टली वहीं से आज रिवर्सल होते हुए देखने मिल रहा है निफ्टी पर। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से दीपांशु ये रिवर्सल हमें आते हुए देखने मिला है, मार्केट में और लगभग 40 से 50 पॉइंट का गिरावट देखने मिल सकता है। मे बी 17,650 तक, 650 की रेंज तक हमें निफ्टी आते हुए देखने मिल सकती है। बिकॉज हायर लेवल्स पर अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली एक राइटिंग देखने मिल रही है, सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, और दिग्गज स्टॉक्स लाइक रिलायंस, वहां पे भी एक रिवर्सल देखने मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी एज यू राइटली सेड एक अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें दीप, सो 38,000 को निकल के 38,100 तक भी गया, और हमारा व्यू वही था कि 38,200 तक जाएगा, तो अच्छा मूव वहां पे आते देखने मिला था। बट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स में भी जो हिसाब से हाई लेवल्स पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आया थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 37,500 तक के लेवल्स तक आएगा। बट मेजर रिवर्सल को आया है एज ऑफ नाउ इतना भी नहीं लग रहा है। 17,650 निफ्टी में देखने मिल सकता है, 50 एक पॉइंट और नीचे, और 37,500 लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये होल्ड कर रहे हैं तब तक ओवरऑल शॉर्ट टर्म व्यू बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। बट अगर ये ब्रेक करेंगे दोनों में, देन वी कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल रिवर्सल, बाद में तो एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर व्यू। जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच जरा नेचुरल गैस पर डालिए नजर। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। यूरोप पे कुछ नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आपने 40% का उछाल आते हुए दिखा है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है। कल भी हम बात कर रहे थे कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप में, यूके में, जहां पर आपने करीब 20% तक का उछाल आते हुए देखा था। अब और भी बड़ा आपको संकट आते हुए दिख रहा है। एमसीएक्स पर तो नेचुरल गैस के दाम ऊपर है ही, बट यूरोप में कुछ नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आपको 40% तक का उछाल आते हुए दिख रहा है। तो ये एक स्पेस है बाजार की जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो ऑयल एंड गैस में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी है, उसका इंपैक्ट बाजार पर भी है। एंड ऑफ कोर्स एक इन्फ्लेशन संबंधित चिंता भी यहां पर आपको बनती हुई दिख रही है, जिस तरह से इन अहम कमोडिटीज के दाम ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। 3 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल, बड़ा उछाल नेचुरल गैस के दामों में आपको आते हुए दिख रहा है, और चिंता वहां से जरूर बढ़ रही है। और इसलिए भी आप देख रहे हैं कि यूरोप के बाजारों में आपको करीब 2% की गिरावट आ रही है, क्योंकि काफी हैवी डिपेंडेंस है नेचुरल गैस के लिए, स्पेशली क्योंकि विंटर्स आ रही हैं तो हीटिंग में बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, और सारे के सारे यूरोप के मार्केट्स आपको 1.5 से 2% गिरते हुए दिखेंगे। चिंता यहां से बन रही है। बट ऑफकोर्स ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन दोनों काउंटर्स में बड़ा वाला एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। एक बार जरा ऑयल इंडिया के चार्ट पर भी मैं राय लेना चाहूंगा। कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ऑयल इंडिया, कुणाल जी जरा इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर।
देखिए बहुत ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में और फिर बाद में इसको स्पेशल पिक के तौर पर खरीदारी की राय दी है और ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। अभी भी मुझे लगता है और भी दम बाकी है। केवल एक रेजिस्टेंस चार्ट अगर आप देखें लॉन्ग टर्म तो आपको 255 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आएगी। 255 मुझे लगता है एक मेजर रेजिस्टेंस है। अभी भी हमने देखा 255 के ऊपर गया, टिका नहीं। तो इन स्तरों पर मुझे लगता है अगर पहले नीचे का लिया हुआ है तो मुनाफा वसूलना चाहिए। 255 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर फ्रेश खरीदारी के मौके बनेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए ऑयल इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर। ऑयल एंड नेचुरल गैस स्पेस, यहां पर जबरदस्त एक्शन है। ऑफ कोर्स ओएनजीसी तो आपको दिख ही रहा है 2 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए। पर आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर एक कैश स्टॉक हाईलाइट करना चाहूँगा। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ है अराउंड 380 के आसपास एक एलिवेटेड बेस नज़र आ रहा है। एडवांस एंजाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसे हमने एसपीएल मिड कैप शो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से 400 लेवल के आसपास भी रिकमेंड किया हुआ है। सो लगभग उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास फिलहाल स्विंग हो रहा है। सो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 435 440 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 386 एंड खरीदारी करनी है एडवांस एंजाइम्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। जैसे ही 440 के रेंज में आ जाता है मुझे लग रहा है वहाँ पर अपनी पोजीशन वापस रिव्यू करनी चाहिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो लगभग अराउंड 580 के आसपास ही प्लेस्ड है। लगभग 40% की अपसाइड हम इसमें एक्सपेक्ट करें अगले एक साल में। बट जिस तरीके से इसने एक बेस को एलिवेट किया है 370 से लेकर 380, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है जिस तरीके से यहाँ पर सेक्टर में ओवरऑल मूवमेंट आ रही है। सो खरीदारी करनी है एडवांस एंजाइम में 386 से स्टॉप लॉस के साथ 440 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय एडवांस्ड एंजाइम्स पर, जहां पर आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। कैश स्टॉक्स में एक्शन रखिए, जैसा आप अनिल जी को भी अभी सुन रहे थे। इंडेक्स में आपको उतार चढ़ाव जरूर इस समय दिखेगा, जिस तरह का बाजार का भी सेटअप है, बट कैश स्टॉक्स में आप थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि यहां पर एक्शन थोड़ा स्टेबल है या रिलेटिवली बेटर बनते हुए दिख रहा है। इंगरसोल रैंड, इसको पुल अप करिए, इस पर एक बड़ा उछाल आया है। कुणाल जी, आप ट्रैक करते हैं इंगरसोल रैंड को? बिल्कुल करता हूं दीपांशु, और बहुत अरसे से कर रहा हूं। जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। काफी समय से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक सीमित दायरे में हमने इसमें एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम आज बना है, स्टॉक ने 1050 के लेवल्स को भी डिसाइसिवली पार किया और एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है कि काफी मीनिंगफुल है। अब अगर ये इन स्तरों के आसपास टिक जाता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें भी एक बड़ा रन मिलेगा, लेकिन इस तरह के शेयर को हमेशा कूल ऑफ होने के बाद खरीदें। तो गिरावट आती है, कोई कूल ऑफ मिलता है तो वहां पर इसमें खरीदारी कराए। इंगरसोल रैंड जिस पर आपको रखनी है नजर। एक और कैश काउंटर जिसमें आप मूवमेंट बड़ा वाला आते हुए दिख रहे हैं, टाटा एलेक्सी। किरण जी, इस पर बात करनी थी। कुछ दिन पहले थोड़ा एक करेक्शन आया था, 5800 के नीचे गया था स्टॉक, पर आज एक जबरदस्त रिबाउंड टाटा एलेक्सी पर आते हुए दिखा है सर। 6% ऊपर टाटा एलेक्सी, क्या राय है? दीप, 6000 का साइकोलॉजिकल लेवल इसने तोड़ दिया है और टेक्निकली ट्रायंगल पैटर्न्स का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 6000 के नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी के लिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 6600 के लेवल्स 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे भी आईटी से क्षेत्र के स्टॉक्स इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और ये सेकेंड रन आईटी काउंटर है जो कि हमेशा मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आता है। तो इधर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा अच्छी है। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा एलेक्सी जिस पर आपको रखनी है नजर इस समय। कोरोमंडल इंटरनेशनल, मेरे को याद है कल भी इस पर थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा था। जय, आज भी कोरोमंडल एक्टिव है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसला जरूर है पर स्टेबल है, और वीक बाजार में भी इस स्टॉक पर आपने कोई रिएक्शन नहीं देखा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जय, यहां से फिर से एक्शन बन सकता है अगर बाजार संभल जाए तो? क्लियर एक शॉर्ट कवरिंग मैं कहूंगा दीपांशु कोरोमंडल में हमें देखने मिल रही है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड बना है शॉर्ट कवरिंग का, ये और थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है। एज ऑफ नाउ फ्रेश लॉन्ग तो इनिशिएट करने को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि फ्रेश लॉन्ग अगर यहाँ पे इनिशिएट करना है दीपांशु तो ये होना चाहिए 860 तक। बट शॉर्ट टर्म अगर किसी ऑलरेडी पोजीशन हो कोरोमंडल में तो 860 तक वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन द डाउन साइड जो एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनकर आ रहा है दीपांशु, इसका वो है 828 पर 828 के स्टॉप लॉस के साथ। स्पॉट लेवल से दीपांशु सारे 828 के लेवल्स के साथ एज अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 860 के लिए होल्ड करें।
860 निकला तो पोजिशनली बाय हो जाएगा 950 के लिए। ओके, तो 950 के पोजिशनल टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। एग्री केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस से जुड़ा काउंटर कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी मूवमेंट आ रहा है। पर जो हम बड़ी बात अभी कर रहे थे गैस प्राइसेस को लेकर, यूरोप में गैस के प्राइसेस में दमदार उछाल आते हुए दिख रहा है। यूके के कल हमने देखा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स 20% तक दौड़े थे। आज भी हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में 40% तक का उछाल आते हुए दिख रहा है। वरुण हमारे साथ हैं इसका इंपैक्ट समझाने के लिए। वरुण, हालांकि ये यूरोप में हो रहा है बट इसका इंपैक्ट तो ग्लोबली देखा जाएगा। डेफिनेटली ग्लोबली देखा जाएगा दीप, और काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। अब गैस के प्राइसेस ये आलम हो चुका है। अब तक हम देख रहे थे कि 12 साल 13 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुके, लेकिन एकाएक 40% के आसपास का उछाल आया, वहां से थोड़े कूल ऑफ हुए। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि यूरोप में जो गैस के प्राइसेस है उसमें 22% के आसपास की बढ़ोतरी, यूके में तो करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। अब देखिए इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है। इसका इंपैक्ट आपको कच्चे तेल पे भी देखने मिलेगा, हर कमोडिटी पे देखने मिलेगा, लेकिन एक कंपनी जिसको इंडिया में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ना, उसको आपको अपने रडार पर रखना है, और वो है गेल। क्यों? क्योंकि गेल जो है वो याद रखिए गैस के ट्रेडिंग कारोबार में सबसे बड़ी बात ये होती है। और गेल का क्या होता है ना दीप, 40 to 45% ऑफ द रेवेन्यूज जो गेल के आते हैं वो स्पॉट क्रूड और स्पॉट, खासकर जो गैस के दाम होते हैं ना, स्पॉट याद रखिए मैं कह रहा हूँ, स्पॉट जो गैस के दाम होते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और जैसे जैसे स्पॉट गैस के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे गेल को फायदा होता है। बाकी कंपनियां अगर आप देखेंगे, ONGC हो या बाकी कंपनियां हो, इनको फर्क कब पड़ेगा? जब गैस के दाम रिवाइज होंगे, जो हमारे यहाँ अप्रैल और अक्टूबर को होते हैं। लेकिन गेल का ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि गेल ट्रेडिंग में है और स्पॉट रेट्स पे गेल ज्यादा रिएक्ट करता है, ज्यादा उनको फायदा होता है। इसके लिए गेल पे आपको खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 40 to 45% रेवेन्यूज स्पॉट प्राइसेस से डिराइव होते हैं। जो डे टू डे मूवमेंट होता है गेल को उससे, हाँ, उससे गेल को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इसके लिए गेल एक्शन भी इसमें आते हुए देख हाँ, तो इसके लिए आपको गेल को अपने रडार पे रखना है। आप सोचिए 40% के आसपास का अगर नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ती है और इसका 40 to 45% के आसपास रेवेन्यू जो है वहीं से आते हैं, तो कितना स्पॉट प्राइसेस का इंपैक्ट जो है आपको गेल पे देखने मिलेगा आने वाले दिनों में, यह आपको नजर में रखना है। इसके लिए गेल ये वो स्टॉक है जिसको बड़ा फायदा होगा। रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को, बिल्कुल रडार पर स्टॉक को। और मुझे याद है आज सुबह ही वागले साहब ने इस पर खरीदारी की राय दी थी और 180 तक के टारगेट्स की बात करी थी। वागले साहब बिल्कुल सुबह के ही लेवल्स पर है, जो थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है बाजार में, स्टॉक भी उन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा था। गेल एंट्री का पॉइंट है सर? है, मेरा कॉल अभी भी बरकरार है। हालांकि डे ट्रेडर्स या इंट्राडे जिसने काम किया है उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि ये 165 तक नीचे गया था। लेकिन मुझे अभी भी जब मार्केट बाउंस बैक होगा या वापस मूव चालू होगी तो ये 180 185 तक जाना चाहिए। जैसे ये 170 के ऊपर क्लोज होगा, इसमें अच्छी खासी मोमेंटम आनी चाहिए। बिल्कुल, तो मोमेंटम के लिए तैयार है गेल इस समय। और वरुण आप कुछ और भी बोल रहे थे? अच्छी बात है ना, इसके मार्जिन्स काफी हद तक बढ़ेंगे। क्यों पता है? अब स्पॉट LNG आपकी जो स्पॉट प्राइसेस है गैस की वो बढ़ गई, लेकिन आपकी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उन्होंने जो बढ़ाना था बढ़ा दिया, उनका जो पास ऑन था वो हो गया। तो इसके चलते गेल के जो मार्जिन्स है वो काफी बढ़ते, क्योंकि कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेल जो है उसके तरफ से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स में और खासकर कीमतों में जो है वो काफी फर्क पड़ेगा। उसके चलते गेल के जो मार्जिन्स है उसमें आने वाले दिनों में एक बढ़िया अपटेक देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो गेल के मार्जिन्स पर रखिए नजर। ऑफ कोर्स इस तिमाही की परफॉर्मेंस तो दमदार रहने ही वाली है, बट ऑयल एंड गैस पूरे स्पेस, और अब जो वरुण कह रहे हैं कि स्पेशली जिस तरह से गैस के मूवमेंट आपको दिख रहे हैं, गेल पर रखना है आपको फोकस। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ तैयार हैं। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून सर। बड़ा उछाल ऑयल एंड गैस अक्रॉस द यूनिवर्स आते हुए दिख रहा है। गेल को अगर आप ट्रैक करते हैं सर, तो आपकी कोई राय? एंड ऑफ कोर्स ये जो बड़ी मूव आ रही है, कहां पर रखनी चाहिए नजर इसकी वजह से? बिल्कुल दीपांशु, ये ऑयल एंड गैस स्पेस में ये बहुत ही अच्छी खबर है। जिस हिसाब से ग्लोबल प्राइसेस की जो अपस्विंग है, ये पूरे ही अपस्ट्रीम स्पेस को फायदा दिलाएगा। गेल महत्वपूर्ण है जो ट्रेडिंग के बिजनेस में है, क्योंकि ट्रेडिंग में मार्जिन्स बेटर होते जाते हैं इस सिचुएशन में, तो गेल को तो डेफिनेटली फायदा होगा। हमारा ना कोई टारगेट है ना रिपोर्ट है, बट मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा दीपांशु कि IGL इंद्रप्रस्थ गैस भी एक मात्र कंपनी है जो जहां पे हमें लगता है कि बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। पाइप नेचुरल गैस PNG में भी बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं ये कंपनी को, तो IGL में भी आप जरूर नजर रख सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी। बिल्कुल, तो नजर रखिए ये सारे के सारे गैस से, ऑयल एंड गैस संबंधित सेक्टर्स पे। एनर्जी संकट दुनिया भर में गहरा रहा है और इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन पर भी दिख रहा है। पर बाजार का मूड माहौल थोड़ा सुधारने के लिए और कुछ बेहतरीन पिक्स लेकर रोज की तरह हमारे साथ तैयार हैं सदाबहार सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। Ebix कैश हर खुशी के लिए।
काफी है। सेठी साहब, गुड आफ्टरनून। आपकी तो बहुत ज़रूरत है इस बाजार में। सर बताएं क्या होनी चाहिए इस समय स्ट्रैटेजी आपकी, कहां पर है नज़र इस समय? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बाजार में निफ्टी के लेवल पे तो एक अच्छी खासी गिरावट आई है। काफी दिनों बाद ये एक करेक्शन देखा जा रहा है, जो कि सरप्राइजिंग है इन द सेंस कि लोग भूल चुके थे कि बाजार करेक्ट भी होते हैं। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे लग रहा था इंटरनेशनल क्यूज जिस दिन नेगेटिव भी होते हैं, हम थोड़ी सी करेक्ट करके फिर वापस से बहुत अच्छी शानदार रिकवरी दे रहे थे। तो वही आज भी देखा जा रहा है। बट मुझे लगता है कैश मार्केट में अच्छा लेक्शन है और वहां पे अभी भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना है, तो वहीं से 2 स्टॉक्स आज खरीदारी करने की सलाह है। कैश मार्केट के है दोनों स्टॉक। ये तो 2 कैश मार्केट के स्टॉक सेठी साहब की लिस्ट में है। बताएं सर, कौन सा है पहला स्टॉक आपका? देखिए दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है एक सीमेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। 230 रुपए के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये एक सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी है। इनकी सीमेंट का जो ब्रांड है नागार्जुना सीमेंट और कैपेसिटी अराउंड 2.7 मिलियन टन। इसके अलावा ये कंपनी बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है, जिसके लिए इन्होंने एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप भी किया हुआ है, जो कि ये जो पार्टिकल बोर्ड है ये रूफ्स और पार्टीशंस के लिए काम आते हैं। फिर कंपनी यूपीवीसी विंडोज, रेडीमेड डोर्स, इस तरह का भी बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करती है। फिर इनके पास 2 हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसके इन्होंने स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ पीपीएस किए हुए हैं। बाकी आज ये पूरा सीमेंट का सेक्टर, खास करके साउथ बेस्ड जो सीमेंट कंपनी है वो फोकस में है, बिकॉज आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि साउथ में सीमेंट के प्राइसेस 15 रुपया पर बैग बढ़ाए गए हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा, चूंकि ये हैदराबाद सिकंदराबाद को कैटर करती है, तो इस कंपनी को होना है। और हमने देखा है हाल ही में रियल एस्टेट की डिमांड जबरदस्त रही है और उसमें भी एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी हाल ही में, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद में 300% ग्रोथ रियल एस्टेट सेल्स में हुई है। तो उसका फायदा, फिर मानसून अभी नॉर्मल होने के बाद खत्म हो चुका है, तो अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। इसके 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया। फिर आपके अच्छी खासी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है और हिस्सेदारी प्रोमोटर्स पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ा रहे हैं। और एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड भी इसमें अराउंड 2.5% स्टेक ओन करता है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 304 रुपए के हाइज है इसके, एनुअल हाइज। वहां से अब करेक्ट होकर 230 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मुझे लगता है आजकल में जब सेंटीमेंट ठीक होंगे, इसमें मुझे लगता है 250 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 225 का मेरा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो 250 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें एनसीएल इंडस्ट्रीज। और आज खबर भी आ रही थी कि सीमेंट कंपनीज ने कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में अपने दाम भी बढ़ाए हैं। 10 से 50 रुपए तक प्रति बैग के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं। तो एनसीएल इंडस्ट्रीज ये है सेठी साहब की आज की पहली पिक। दूसरी पिक सेठी साहब? दूसरी पिक भी दीपांशु एक दमदार स्टॉक है। स्टॉक लिया मैंने आज आईटी सेक्टर से। मुझे लगता है अब आईटी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज आईटी रिजल्ट अब आने वाले हैं। और ये जो स्टॉक है मिड कैप आईटी कंपनी है। कंपनी का नाम है साइएंट, CYIENT, साइएंट, जिसको पहले इन्फोटेक इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता था। 1062 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक ग्लोबल लीडर है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। कंपनी एरोस्पेस, फिर डिफेंस, ऑटोमोटिव, पावर, सेमीकंडक्टर, माइनिंग, रेलवे, इन तरह की इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। सॉलिड पोटेंशियल है, ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। और आज ये स्टॉक भी फोकस में है या न्यूज में है, बिकॉज इन्होंने आज एक मिस्टर रजनीश किनी को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया। और ये जो किनी साहब है ये विप्रो से आ रहे हैं। विप्रो, इनके पास 20 साल का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। और हमने देखा विप्रो ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है और उसमें भी एक अहम भूमिका इनकी रही है। तो इनको इन्होंने एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया है। बाकी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। जून क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 115 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 81 करोड़ का था। तो जबरदस्त ग्रोथ थी। बाकी इस कंपनी के जो इस तिमाही के, सितंबर तिमाही के नतीजे आने हैं 14 अक्टूबर को, जिस दिन इन्फोसिस के भी शायद नतीजे आ रहे हैं। और उस दिन इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करेगी। मुझे लगता है यहाँ से अब जिस तरह के हमने एक्सेंचर के हाल ही में नतीजे देखे हैं, मुझे लगता है आईटी कंपनीज के नतीजे, जो कि शुरुआत आगाज इसका फ्राइडे से टीसीएस करने वाली है, मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहेंगे। बाकी सॉलिड कंपनी है। 59% FIIs, DIIs 59% होल्डिंग करते हैं इसमें, जिसमें अमनसा होल्डिंग्स के अराउंड 8.7% स्टेक है। बाकी आदित्य बिरला सन लाइफ, निप्पॉन, ICICI, कोटक, टेम्पल्टन, ये सब इसमें हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो इस स्टॉक को ये जो 1060-62 के लेवल पे खरीदने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1125 रुपए का।
स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा 1050 रुपए। तो 1125 का स्टॉप लॉस, 1000 माफ कीजिएगा 1125 का टारगेट, 1050 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलें। साइंट, ये है सेठी साहब की पिक। नतीजे आने वाले हैं इसके अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए। तो दो बाय कॉल्स, कैश स्टॉक्स, एनसीएल इंडस्ट्रीज और साइंट। एंड आई थिंक साइंट पर सचित जी का भी व्यू है। सचित जी, पहले भी आपसे इस पर बात हुई, आई थिंक एसपीएल मिड कैप्स में भी बात करी है। टेक्निकली साइंट कैसा लग रहा है सर? सचित जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, साइंट। जी दीपांशु साइंट की बात कर रहे हैं राइट आप? यस, साइंट की बात। दीपांशु कुछ इश्यूज है, चार्ट्स लोड नहीं हो रहे, सो आई एम वेरी सॉरी ऑन दैट। मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को वापस। कोई बात नहीं सचित जी, आप अपना सॉफ्टवेयर तब तक रीसेट कर ले। तब तक चलते हैं जय ठक्कर के पास। बिगुल उनके लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीपांशु, एक जैकपॉट कॉल है, कैश का ऑप्शन नहीं, एक जैकपॉट कॉल है और एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है दीपांशु। और ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी है कैडिला के ऊपर। इसमें एक लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी इनिशिएट करने की मेरी सलाह है। अभी करीब 552.40 पर चल रही है स्पॉट। यहाँ पे करना दीपांशु ये है कि आपको 530 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है ₹9.70 पे, और 570 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है ₹14 पे। सो 9.70 पर आप 530 का पुट खरीदे और 14 पर आप 570 का कॉल खरीदे। आपका ये जो जोड़ी है वो मिलेगा आपको 23.70 पे। अगर आपको अप्रोक्सीमेट करना है तो 23-24 रुपए के रेंज में आपका ये लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट होता है दीपांशु। इसमें स्टॉप लॉस आपको दीप रखना रहेगा 12 का। सो 11.70, 12 पॉइंट का 50% स्टॉप लॉस होगा। समझिए आप 24 रुपए पे ये जोड़ी खरीद रहे हैं तो 12 का आप स्टॉप लॉस रखिए। मंथली एक्सपायरी का मैं आपको कॉल दे रहा हूँ। 12 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट इसमें दीप जो बनेगा 24 का टोटल मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट टारगेट इसमें हो जाएगा 39 का एंड सेकंड टारगेट होगा 47 का। 39, 47 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 570 एंड 530 का कॉल एंड पुट रिस्पेक्टिवली कैडिला का। मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु के जो हिसाब से ये कंसोलिडेशन कैडिला में हमें देखने मिला है 575-70 की रेंज से लेकर नीचे में 530 की रेंज, ये नियरली आपको 10% का एक मूव बहुत ही जल्द कैडिला में देखने मिलेगा। और जैसे ही होगा और जैसे ही आईवीज बढ़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका टोटल 39 से लेके 47 तक हो सकता है। सो ये लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट करने की मेरी सलाह है कैडिला पर, बिकॉज आई थिंक एक अच्छा खासा 10% का मिनिमम मूव आइदर साइड कैडिला में आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कैडिला। इस पर खरीदारी की राय है। 530 का पुट और खरीदे उसके साथ 570 की कॉल, 24 रुपए की लागत, 12 रुपए का स्टॉप लॉस, 39 और 47 के टारगेट्स इसके लिए कैडिला पर। ये है आपके लिए जैक का जैकपॉट। आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। बिगुल सुपर सेट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सिद्धार्थ जी। दीपांशु, ये स्टॉक है जूम उठने वाला स्टॉक, और ये नाम सुन के ये स्टॉक में आज तेजी तो है, और ये स्टॉक इसीलिए जूम उठने वाला स्टॉक बोल रहा हूं क्योंकि नाम है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा अपने पीयर्स को, क्योंकि अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करूं तो इसमें भी आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स को। रेवेन्यू के मात्रा में अगर बात करूं तो ये भी दूसरे जो अपने साथी है यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह उससे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर लॉन्चेस की बात करें तो बहुत नए नए लॉन्चेस होने वाले हैं प्रीमियम कैटेगरी में। प्रीमियम कैटेगरी में रेडिको खैतान बहुत ही लंबा वर्क कर रहा है। मुझे लगता है कि रेडिको खैतान बहुत मजबूत कर सकता है। एक ये फील्ड में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, जो रेडिको खैतान ने बहुत लाजवाब बनाया है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रीमियमाइजेशन का फायदा रेडिको खैतान को मजबूत मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखना है, ग्रॉस मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है।
करीबन 1% से। तो ग्रेडी को खैतान पे खरीदारी की राय है, और दिसंबर का महीना आ रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, तो मौसम भी है। मैं मानता हूं कि इसका टारगेट होना चाहिए 1009 का। 1009 का टारगेट रैडिको खैतान, इस पर है खरीदारी की राय। लिकर स्पेस पे हम लगातार बढ़िया एक्शन देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे लिकर स्टॉक्स फोकस में भी हैं। जीएम ब्रूरीज कल इस पर सर्किट लगा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आते हुए दिखाए। यूनाइटेड ब्रूरीज भी एक काउंटर है जहां पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको खरीदारी की राय दी है। तो नजर रखिए सिद्धार्थ जी की तरफ से रैडिको खैतान, ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है। तेजी आ रही है जस्ट डायल में, 3% ऊपर इस समय काउंटर आया है। एक सडन स्पाइक जस्ट डायल में आते हुए दिखा है। वागले साहब जरा देखें इसके चार्ट, कोई ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु अच्छा पैटर्न है। 1000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, 1050 तक जा सकता है। सिर्फ ये मार्केट का माहौल में क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट नहीं आती, मिड कैप चलते हैं, तो ये डेफिनेटली चलना चाहिए, क्योंकि 1000 में एक कंसोलिडेशन बना है। 990 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1050 1060 तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ। ओके, तो यह है आपके लिए जस्ट डायल 1050 1060 के टारगेट के लिए ये काउंटर आपके रेडार पर होना चाहिए। पर आइए कुछ स्टॉक्स और कुछ काउंटर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, यहाँ पर तो जबरदस्त एक्शन बना ही है, बट एक और ट्रिगर है जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स में एक्शन बन रहा है। कुछ बैंक स्टॉक्स और एक स्पेशली लिस्टेड स्टॉक इसी स्पेस का। क्रेडिट कार्ड, बढ़ रही है क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग। आइए जानते हैं इस ट्रेंड के बारे में देवांशी के साथ। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से हम रिकवरी देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट में, और साथ ही अगर आप बैंकिंग स्पेस भी देखें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो रिटेल स्पेस है, क्रेडिट कार्ड स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का डेटा देखते हैं तो अगस्त के महीने में क्रेडिट कार्ड्स की जो स्पेंडिंग है वो सालाना आधार पर करीब 54% तक बढ़ती हुई दिखी है। मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखते हैं तो करीब 5% तक की जो बढ़त है वो हमें इस बार आती हुई दिखी है। अगस्त में टोटल मिला के सारे भी जितने भी क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग होती हुई दिखी वो करीब 78,000 करोड़ के आसपास होती हुई दिखी थी। इसके साथ ही अगर आप जुलाई का ट्रेंड देखें तो करीब 75,000 करोड़ थी, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन होता हुआ दिखा था उसके प्री लेवल्स पर पहुंच चुकी है। उससे भी ज्यादा इस बार क्रेडिट कार्ड्स की जो स्पेंडिंग है वो आती हुई दिख रही है। अब अगर आप देखें तो कौन से ऐसी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, स्पेसेस हैं जहां पे हमने स्पेंडिंग सबसे ज्यादा होती हुई दिखी है। HDFC बैंक, क्योंकि एक मार्केट लीडर है, यहाँ पे भी आप देखिए इस बार करीब 20,600 करोड़ का जो स्पेंडिंग है वो आता हुआ दिखा था। इसके साथ ही ICICI बैंक इस बार SBI कार्ड्स को भी लीड करता हुआ दिख रहा था, सेकंड पोजीशन पर है, जहां पे 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो स्पेंडिंग है वो इस बार आती हुई दिखी। और साथ ही SBI क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे आप नजर रखें, जहां पे करीब 14,500 करोड़ तक की जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो इस बार आती हुई दिखी थी। और आखिर में एक्सिस बैंक, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये अपने क्रेडिट कार्ड स्पेस मार्केट को काफी बड़ा करती हुई दिख रही है। 6,800 करोड़ के आसपास की जो स्पेंडिंग है वो इस बार होती हुई दिखी है। धीरे धीरे जितनी भी बैंक्स हैं, स्पेसेस हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ाती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम बढ़त होती हुई दिखी है, वैल्यू में भी इस बार काफी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। और जिस तरह से फेस्टिव ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो स्पेंड्स हैं वो और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जहां पे भी रिटेल का फोकस ज्यादा है, जैसे कि ICICI पर आप नजर रखें, SBI कार्ड्स है, HDFC बैंक है, वहां पे अब आगे चल के अच्छे नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो नजर रखिए क्रेडिट कार्ड्स और HDFC बैंक भी अब राहत में आ गया है क्योंकि ये वापस क्रेडिट कार्ड्स इशू कर पा रहे हैं। ICICI बैंक पर आपका होना चाहिए फोकस, बट ऑफ कोर्स इस स्पेस की सोल लिस्टेड कंपनी SBI कार्ड्स, इस पर क्या करना है? सिद्धार्थ जी, मुझे याद है आपकी भी फोकस लिस्ट में रहा है। आई थिंक अभी 1-2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी 1200 के टारगेट के साथ। SBI कार्ड्स क्या व्यू है सिद्धार्थ जी, स्पेशली जिस तरह से अब खरीदारी बढ़ रही है फेस्टिव शॉपिंग की? बिल्कुल, फेस्टिव का मौसम है और SBI कार्ड अव्वल नंबर में रहेगा। HDFC जो इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था सेल्स कार्ड्स का, उसका तो फायदा मिला ही मिला है। साथ ही साथ जो सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस है वो जो बंद हो चुका, उसके कारण भी SBI कार्ड्स को बहुत बड़ा फायदा मिला है। मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव होते जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है SBI कार्ड पे। हमें लगता है कि ये फेस्टिव सीजन का फायदा, साथ ही साथ जो अनलॉकडाउन हो रहे हैं, ट्रैवल वगैरह वगैरह जो बढ़ते जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और यूनिक बिजनेस, एकमात्र कंपनी जो लिस्टेड है, बहुत ही पॉजिटिव है हम SBI कार्ड्स पे।
बहुत ही पॉजिटिव व्यू है सिद्धार्थ जी का एसबीआई कार्ड्स पर। बाजार को भी पसंद है ये काउंटर, ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है, ऑफ कोर्स इनका कारोबार भी बढ़ रहा है। तो सभी तरह से देखें तो मूव अच्छी आ रही है और आज के वीक बाजार में भी एसबीआई कार्ड्स आपको एकदम स्टेबल दिख रहा है, 1100 के करीब सपाट एक्शन इस पर। एमसीएक्स ये काउंटर है जिस पर अच्छी मूव आई है, हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी डाली थी इसके बारे में। जय, जरा एमसीएक्स के चार्ट्स देखकर बताएं, आज 1700 के ऊपर गया और लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है, क्या है अगली मूव एमसीएक्स की? दीपांशु, एमसीएक्स में बहुत ही बढ़िया हमें प्राइस एक्शन देखने मिला है, वॉल्यूम्स लोअर लेवल से बहुत ही अच्छे देखने मिले हैं और ये जो कंसोलिडेशन हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हम ब्रेक डाउन दे। एज ऑफ नाउ ये अभी भी वो रेंज में ही है, हायर एंड ऑफ द रेंज अगर हम देखें सो 1840 1850 की रेंज बनती है। सो यहाँ से भी आपको लगभग 7-8% का मूव तो एमसीएक्स में देखने मिल ही सकता है दीपांशु। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट बेसिस पर अगर हम सपोर्ट देखें ये स्टॉक का तो 1650 से लेकर 1600 की रेंज है जो बहुत ही अच्छी सपोर्ट रेंज है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि एक दफे हमें 1840 तक के लेवल्स एमसीएक्स में देखने मिलने चाहिए। देयर आफ्टर लेट्स सी कि ये रेंज कभी और कैसे ब्रेकआउट होती है। इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडली ये रेंज बनी है 1400 से लेके 1840-50 तक की, ये 450 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा। सो वो पोजिशनली अगर किसी के पास है सो डेफिनेटली इसमें बने रहे। स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिख रहे हैं लो लेवल से, बट शॉर्ट टर्म में 1650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1840 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए एमसीएक्स 1840 के टारगेट्स के लिए। थोड़ी गिरावट बढ़ रही है इस समय बाजार में, करीब 1% नीचे है बाजार, 550 अंक नीचे सेंसेक्स आपको दिखेगा। निफ्टी भी आपको करीब 125 अंक नीचे दिख रहा है और 200 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पर है। फाइनेंशियल्स उतने बुरे नहीं है जितना रेस्ट ऑफ द मार्केट है, बट ऑफ कोर्स बाजार में गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिल्कुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, हमने बजाज ऑटो बेचा था, वो लगभग 25 रुपए नीचे है। अभी अभी हीरो मोटोकॉर्प ने 2800 का लेवल तोड़ा है, 2795-94 का करंट भाव है। मुझे यहाँ पर एक फ्रेश डाउनफॉल की शुरुआत दिख रही है, तो इसको बेचे। 2720 का टारगेट, 2810 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। ऑटो काउंटर्स थोड़ा वीक होते हुए दिखे हैं, हीरो मोटोकॉर्प पर आपने बड़ी वीकनेस आती हुई दिखी है। बजाज ऑटो पर भी अभी थोड़ी देर पहले सेल कॉल आते हुए दिखा था, तो वहाँ पर भी वीकनेस बन रही है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मेटल काउंटर्स में आज कमज़ोर दिन है। इंडसइंड बैंक ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। किरण जी, इंडसइंड बैंक ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर ही हमने एक बड़ी मूव भी आती हुई देखी थी जब इसके अपडेट्स आए थे। कल के सेशन में काफ़ी एक्टिव था और आज पूरा ऑपोजिट दिख रहा है। इंडसइंड बैंक पर क्या राय बनती है किरण जी? देखिए, इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए। 1180-1200 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और उसके विपरीत 1100 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बीचों बीच हमने लगभग 15 दिन बिताए हैं, तो मेरा मानना है कि इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। इसके ऊपर या नीचे एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कुछ खास मूव देखने को मिलेगी, तो मेरा मानना है कि अभी अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। प्रदीप, मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉल है जिसने ब्रेक डाउन दे चुका है, तो उसके लिए प्लीज बिगुल बजवाइए। बिगुल आपके लिए तैयार है किरण जी? बिगुल, किरण का कमाल। बताएं सर। शानदार ब्रेकडाउन है अपोलो हॉस्पिटल में। हमने एक पिछले 8 दिन पहले एक वर्टिकल क्रैक देखी थी 5100 से लेके लगभग 4400 तक, और उसका जो बाउंस बैक आया था बिल्कुल मामूली सा था, फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी नहीं था। और जिस तरीके से ये इसने क्रैक किया है, मेरा मानना है कि अगले 3 दिनों में ये 4200 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। इसके आसपास के 4375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इधर बिकवाली की सलाह है। 4420 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 4200 के आसपास के टारगेट से उधर रिव्यू लेने की सलाह है, क्योंकि जो पैटर्न है वो डाउन फ्लैग का पैटर्न है। इसके साथ साथ जो पहला फॉल आया था उसमें हमने पहले हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखा था, तो 2 पैटर्न्स जो नेगेटिव है इसके साथ अगर चलते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी खासी गिरावट आपको आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके,
तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नीचे वाला थोड़ी गिरावट आ रही है और थोड़ा रोटेशन जो इस समय बाजार पर चल रहा है वो क्लियरली एविडेंट है। जिस तरह से इन सारे स्टॉक्स पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल्स या इस पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। एबी फैशन कल के ट्रेड में काफी एक्टिव था, अब अगर आप देखें तो 5.5% की गिरावट एबी फैशन में भी आपको आती हुई दिखेगी। नजर रखिए इस काउंटर पर। फिलहाल वायदा कारोबार का है टॉप लूजर। पर एक स्टॉक जो रुकने का नाम नहीं लेता, बाजार किसी भी डायरेक्शन में जाए ये स्टॉक हमेशा ऊपर ही ऊपर आपको जाते हुए दिखता है। IRCTC नजर डालिए इस पर। आज की वीकनेस में भी होल्ड कर रहा है, बल्कि 6% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है IRCTC। रोजाना नए रिकॉर्ड्स, और क्या है इस तेजी की वजह और क्या ये होल्ड करते हुए दिख सकती है, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण। डेफिनेटली दीप होल्ड तो करेगा, और मेरे ख्याल से ना सबसे पहले तो ना इस काउंटर का जो रिक कोड है ना, जो NSE BSE उसको चेंज करना चाहिए। बुलेट रख दो जिस स्पीड से चल रहा है, या रॉकेट। हाँ, रॉकेट या बुलेट रख दो इसका, क्योंकि जिस स्पीड से दीप चल रहा है इसको ट्रेन तो कह ही नहीं सकते। डेफिनेटली बुलेट ट्रेन कहेंगे तो सही होगा। और लगातार तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। आज तो 4,500 के आसपास जो है वो ये काउंटर पहुंच चुका है। और मुझे याद है अक्टूबर 2019 में जब इस कंपनी का IPO आया था 320 रुपए के आसपास इश्यू प्राइस था, डबल पे लिस्ट हुआ था, लेकिन इश्यू प्राइस से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करीब 13 गुना हो चुका है। इनफैक्ट 26 फरवरी को स्टॉक जो है वो FNO में आया था, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 160% के आसपास की रैली जो है वो देखी गई है। 30 जुलाई को कंपनी ने ऐलान किया था कि वो स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक दुगना हो चुका है, यानी 90-95% के आसपास की तेजी आई है, तो ऑलमोस्ट दुगना ही समझ के चलिए। तो रिटर्न्स के लिहाज से देखें ना दीप, तो इसमें परसेंटेज तो देखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स में रिटर्न्स देखने मिले इस काउंटर में। इस तरह की गजब की तेजी देखी गई है। अब ये क्यों हुआ है ये सबसे पहले आपको समझना है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस कंपनी को हुआ है ना, वो अनलॉक का हुआ है। क्योंकि अनलॉक हुआ तो लोग कहीं ना कहीं सब जगह सारे डेस्टिनेशन जो है लोगों ने जाना शुरू कर दिया। कुछ घूमने जा रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह है ना कि अनलॉक हुआ, और अनलॉक जो हुआ वो आपके देश के अंदर हुआ। विदेश जाने का मौका आपको ज्यादा मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो देश के अंदर घूम रहे हो। देश के अंदर जाहिर सी बात है आप प्लेन से कम जाएंगे, ट्रेन से ज्यादा जाएंगे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो बुकिंग्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिला। इसके अलावा कोविड के चलते आपको याद होगा इस कंपनी का जो केटरिंग का कारोबार था वो बंद पड़ा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी का केटरिंग का कारोबार जो है वो भी जोर पकड़ेगा। उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। फरवरी 2021 में इस कंपनी ने एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था iPay नाम से। तो वो जो पेमेंट गेटवे है उससे भी इस कंपनी को काफी फायदा हो रहा है। जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस इस कंपनी के हो रहे हैं उसमें 20% के आसपास जो है वो इस पेमेंट गेटवे जो iPay है उससे हो रहे हैं। करीब 1.5 लाख के आसपास पर डे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसका इस कंपनी के मार्जिन में बहुत बड़ा फायदा होता है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिल रहा है। और देखिए, जैसे जैसे अनलॉक हो रहे हैं ना, ये कंपनी काफी सारे नए पैकेजेस ला रही है, काफी सारे नए रूट्स पे अपनी ट्रेन चला रही है। अगर आप मिसाल के तौर पे देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये कंपनी देखो अपना देश नाम से एक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च कर रही है टूरिज्म सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। 8 अक्टूबर से भारत दर्शन के लिए नई ट्रेन जो है वो लॉन्च करने वाली ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा कुछ धार्मिक ट्रेनें भी कंपनी लॉन्च कर रही है। अगर आप धार्मिक ट्रेनें देखेंगे तो 17 दिवसीय जो दौरा है वो 7 नवंबर से दिल्ली से चालू होने वाली ये जो ट्रेन है, और रामायण यात्रा जो है वो ये कंपनी शुरू करने वाली है। तो आपको अगर इंडिया घूमना है ना तो आप IRCTC की ट्रेन में बैठ जाइए। हर कोने में IRCTC की ट्रेन पहुंच चुकी है और आपको घुमा देगी अच्छे खासे में। नो डाउट पैसे थोड़े ज़्यादा लेगी, लेकिन पहुंचा जरूर देगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट IRCTC पे देखने मिल रहा है। जो क्रूज बुकिंग है वो भी इस कंपनी ने चालू कर दी है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। और वो इग्जीगो माना जा रहा है कि उसका IPO आने वाला है, और मेरे ख्याल से IRCTC के बाद सबसे बड़ा जो ट्रेन ट्रैवलिंग की बुकिंग का करता है वो इग्जीगो ही करता है, और उसको वैल्यूएशंस काफी बेहतर मिल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। तो दीप, कितने सारे ट्रिगर्स में कुछ और भी जोड़ देते मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं IRCTC में तेजी है। और एक ट्रिगर है दीप, बताओ, एक टेक्निकल ट्रिगर है, बताएं। जब भी FNO के बैन में नहीं जाता है ना, चलता है। अभी FNO के बैन में नहीं है, इसके लिए भाग रहा है। कब बैन में आ जाएगा पता नहीं। आशीष से जानेंगे थोड़ी देर में क्या IRCTC लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। पर सिद्धार्थ जी, ढेरों ट्रिगर्स हैं, आपकी लिस्ट में भी लगातार रहता है। IRCTC रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अब 4500 के करीब, क्या करें सर? बिल्कुल होल्ड रखना है दीपांशु, और आपने सही पहचाना। 2200-2300 के प्राइस से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं और अभी भी बरकरार है, होल्ड है, क्योंकि IRCTC मिनी रत्न कंपनी, और मेरे हिसाब से वरुण ने सारा विश्लेषण तो कर दिया, बट ये सिर्फ एक केटरिंग कंपनी या वाटर बॉटलिंग या रेलवे टिकटिंग कंपनी नहीं रहेगी। ये
टूर एंड ट्रैवल की कंपनी बन जाएगी। जिस हिसाब से उन्होंने क्रूज वगैरह वगैरह जो चालू किया है, बहुत ही दमदार कंपनी है। मैं मानता हूं कि डिजिटल स्पेस की ये नई कंपनी बहुत ही बेहतरीन और धमाल कर सकती है। कोई कह नहीं सकता ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, प्राइवेट ओरिएंटेड कंपनी ऐसी लगती है। और IRCTC दमदार स्टॉक बने रहे, छोड़िएगा मत। IRCTC दमदार स्टॉक है ये, इस पर रखें नजर। इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी रखें नजर। टेलीकॉम में 100% FDI के लिए जो नोटिफिकेशन था उसको जारी कर दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट के जरिए अब 100% FDI टेलीकॉम में आ सकता है। ये ऑलरेडी हमें बाजार को पता था, पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जहां तक टेलीकॉम स्टॉक्स का सवाल है। इस समय नजर रखें इन सभी काउंटर्स पर। आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया भी सुबह से थोड़ा सुस्ती बैठा हुआ है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है। भारतीय एयरटेल के जो राइट्स एंटाइटलमेंट है, ऑफकोर्स वहां पर आपने काफी बड़ा एक्शन बनते हुए देखा है, बट थोड़ी सुस्ती आ रही है। खबर ऑलरेडी बाजार को मालूम थी, बट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% FDI अब टेलीकॉम में आते हुए दिखेगा आपको। आइए एक कॉल सिद्धार्थ जी देने के लिए हैं तैयार, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। देखिए, सीमेंट कंपनी लाइमलाइट पे आ रही है। सभी जगह भाव बढ़ने लगे हैं, सीमेंट बैग्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी तो फोकस में आ चुका है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ में काम करने वाली ये कंपनी है। डेक्कन सीमेंट पे खरीदारी की राय है। कर्ज मुक्त कंपनी, नेट डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होते जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और बहुत ही शानदार नंबर्स आ रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान है 2.2 मिलियन टन्स का और बाय FY24, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अप्रूवल वगैरह गवर्नमेंट से आ चुका है। बैलेंस शीट दमदार और स्ट्रॉन्ग, हाई डिमांड है। FY22 का अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो FY21 के वॉल्यूम्स को भी बीट कर जाएगा। बहुत ही मजबूत कंपनी, 7% का वॉल्यूम ग्रोथ का आप उम्मीद लगा सकते हैं डेक्कन सीमेंट में। पहले हमारे टारगेट थे इस पे 750 रुपए, जो आज ट्रेड कर रहा है। अब रिवाइज टारगेट ले आया हूं 1000 रुपए का, 1000। डेक्कन सीमेंट में आपको करनी है खरीदारी, ये आपके लिए एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, सीमेंट काउंटर्स एक एक करके आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं, और अब डेक्कन सीमेंट ये है आपके लिए खरीदारी की राय। अभी थोड़ी देर पहले सिटी साहब भी आपको कह रहे थे कि नजर रखिए NCL इंडस्ट्रीज पर, एक और सीमेंट काउंटर। तो जो प्राइस हाइक्स की आज खबर आती हुई दिखी थी, उसकी वजह से सीमेंट स्पेस पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और काफी सारे कैश स्टॉक्स हैं सीमेंट के जो आपको इन पर्टिकुलर मूवमेंट दिखा रहे हैं। इस बीच जो ये टेलीकॉम की खबर आई है, वोडाफोन आइडिया तो थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, टाटा कॉम पर भी आपने थोड़ा सा एक्शन बनते हुए देखा है, और इंडस टावर्स भी यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। तो नजर रखिए टेलीकॉम से जुड़े इन काउंटर्स पर जो थोड़ा फोकस आपको बनते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया निचले स्तरों से थोड़ी मूव आई है, टाटा कॉम यहां पर थोड़ी मूव आई है, और इंडस टावर्स यहां पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। जय, एक व्यू जरा इंडस टावर्स पर भी दें, क्योंकि इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के डेवलपमेंट से ये भी कनेक्टेड है। ये 312-310 के लेवल्स के आसपास 3-4 दिनों से है, क्या राय बनती है सर इंडस टावर्स पर? दीपांशु, बिल्कुल इंडस टावर में बहुत ही शार्प रिकवरी हमें देखने मिली है। लोअर लेवल से अगर हम देखें तो 210, 215 के लेवल से एक यूनिडायरेक्शनल मूव हमें 330 तक देखने मिला। तो आप मान सकते हैं कि 50% स्टॉक चल चुका है लोअर लेवल से ऑलमोस्ट, और बहुत ही स्ट्रांग मूव आया है दीपांशु। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपवर्ड स्टॉपिंग जो चैनल है, वो चैनल के हायर एंड से ये स्टॉक रिवर्स हुआ है शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है दीप, ये फॉर श्योर, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर इसमें डिप देखने मिली टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 300 तो इसमें खरीदे। ये लेवल्स नहीं, तो 300 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदे, बिकॉज एक और दफे ये 330 के पार जाना चाहिए, एंड देयर आफ्टर आपको टारगेट्स दिखेंगे लगभग 350-360 के। सो 350-360 के इसमें एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स निकल कर आ रहे थे दिपांशु, बट देन 310 पर अगर आता है तो वो अच्छा लेवल रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो लेवल्स अच्छे बनेंगे। उसका कारण ये है कि इसका अगर मिनिमम 40% रिट्रेसमेंट लेवल भी देखते हैं तो 285-86 के आसपास बन रहा है। सो 300 के आसपास आप खरीदते हैं तो 285 का स्टॉप लॉस रहेगा, 350-360 के टारगेट्स बनेंगे।
तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स। ऑफ कोर्स वोडाफोन पर तो रखिए नजर, सबसे ज्यादा जब भी कोई टेलीकॉम संबंधित पॉजिटिव खबर आती है वोडाफोन पर ही डालते हैं नजर, बट इनडायरेक्टली इसके फॉर्च्यून्स इंडस टावर्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो इंडस टावर्स को भी हो सकता है फायदा। नजर रखिए इस पर भी। IDFC फर्स्ट बैंक एक और काउंटर जो काफी क्लोजली लिंक्ड है वोडाफोन के फ्यूचर के साथ। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिवांशु, हमारी खरीदारी की राय है सन टीवी के अंदर इतने वीक मार्केट के अंदर भी सन टीवी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहां पर एक अच्छे उछाल की संभावना है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए होल्ड आउट कर रहा है दीपांशु, और मार्केट के साथ बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है, तो सन टीवी में हमारी खरीदारी की राय है। 530 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ 2 सत्र पहले, उसके ऊपर टिका हुआ है। यहां पर आप 531 531 का एक स्टॉप लॉस रख लें 8-9 रुपए नीचे, और जो पहला टारगेट होगा वो 555 555 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 562 रुपए का खरीदारी की राय। 555 562 के टारगेट के खरीदारी की राय सन टीवी पर, इस पर रखनी है नजर रखनी है। सुमित जी के कॉल पर, आइए उनका करते हैं स्वागत एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास एक स्टॉक है और एक ऑप्शन है। तो पहले एक स्टॉक की बात करते हैं जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है, जहां मार्केट 150 पॉइंट नीचे है। मेरे पास एक बाय का स्टॉक है, 240 का भी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्रीज। 240 का भी भाव है, इस पर खरीदारी करें। 229 228 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 251 का पहला टारगेट होगा, 260 का दूसरा टारगेट होगा। 2 से 3 दिन में ये लेवल्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों के हायर लेवल्स, हायर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रही है। तो 251 से लेके 260 तक का मूव NCL इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। 229 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो 229 के नीचे का स्टॉप लॉस 228 पर लगा सकते हैं। NCL इंडस्ट्रीज, अभी सेठी साहब भी बात करके गए थे, 250 के टारगेट सेठी साहब के भी थे। 230 पर 230 का टाइम था और 230 का ही लेवल था जब सेठी साहब ने इसके बारे में बात करी थी, और वहां से ऑलरेडी 240 को क्रॉस कर लिया है। पर सुमित जी भी आप कह रहे हैं कि 250 और उसके बाद 260 के टारगेट्स इस पर आते हुए दिखेंगे। बताएं सुमित जी, आपका एक्सपायरी का ऑप्शन। एक्सपायरी का ऑप्शन का बात करते हैं। देखिए मार्केट के अंदर एक अच्छी गिरावट आज देखने को मिली है, ऊपरी लेवल से एक अच्छा दबाव देखने को मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 37,600 का कॉल, जो कि 150-155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 37,600 का कॉल 150-155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है 37,600 के कॉल के अंदर, और ऊपर के अंदर 250 रुपए का पहला टारगेट और 350 का दूसरा टारगेट। 37,600 का कॉल खरीदारी करें 50 के स्टॉप लॉस से 250 से 350 के टारगेट के लिए। ओके, तो समय है थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेने का। थोड़ा बाजार गिर गए हैं पर यहां से संभलने चाहिए। अगेन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 1% से कम की गिरावट निफ्टी पर है, आधे % की गिरावट बैंक निफ्टी पर है, तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। ऑफकोर्स दिन की ऊंचाई से अगर आप पॉइंट वाइज गिनेंगे तो थोड़ी ज्यादा आपको गिरावट दिखेगी, बट अब समय है निचले स्तरों पर खरीदारी करने का। यह है आपके लिए सुमित जी की राय। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपायरी का ऑप्शन साथ ही एक बेहतरीन कैश कॉल भी देने के लिए। चलिए, बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, पर एक स्टॉक जो तेजी के माहौल में है और बना हुआ है दीपक नाइट्राइट, इस पर रखें नजर। दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है, कुछ अहम फैक्टर्स जिसकी वजह से बाजार का फोकस इस पर बना हुआ है, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, दीपक नाइट्राइट आज भी 10% की तेजी, बिल्कुल गजब की तेजी देखी गई इस स्टॉक में। 3 साल का तो रिटर्न दिखे, 963% का रिटर्न दिया इसने निवेशकों को। इसमें तो बढ़िया तेजी है। इनफैक्ट दीपांशु, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि सभी केमिकल के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक बड़ा ट्रिगर ये कि कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण ये कि चाइना में जिस प्रकार से एनर्जी क्राइसिस है, उसके चलते 25% केमिकल कंपनीज जो है अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही है। उत्पादन में करीब 25% की कटौती देखने को मिली है। इसके चलते आप देखिए जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, इसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने आपको अपडेट देकर ये भी बताया था कि इनके जो फिनॉल स्प्रेड्स हैं और एसीटोन की कीमतें हैं, इसमें एक बड़ी तेजी, बड़ा उछाल देखने को मिला। इसका तो एक बेनिफिट देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देखें तो इनका एक और खास केमिकल है जहां पर ये 60% ग्लोबल मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, वो है डाई अमीनो स्टिलबीन डाइसल्फ्यूनिक एसिड, जिसको DASDA इस शॉर्ट फॉर्म को प्रोनाउंस किया जाता है। तो वहां पर जो कीमतें बढ़ी हैं, पिछले 8 से 10 दिनों में जो कीमतें हैं 50% बढ़ चुकी हैं।
तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप देखिए कि पिछला साल इस सेगमेंट के लिए अच्छा नहीं था, आय से केवल करीब 7% कंट्रीब्यूशन आया था, लेकिन इस बार क्योंकि मांग बहुत बढ़िया है और खासतौर पर आप देखिए पेपर से है, पेंट से है, टेक्सटाइल, इन स्पेसेस से जो DASDA की मांग आ रही है उसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिला। इसके चलते माना जा रहा है कि इस बार जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़िया होगा, ग्रोथ भी बढ़िया होगी। और दीपक नाइट्राइट ने अपने की सेगमेंट्स में कीमतें भी बढ़ाई हैं, तो यहाँ से मार्जिन्स में बढ़िया बढ़त होगी। लेकिन खास बात यह है जो दूसरी केमिकल कंपनी से दीपक नाइट्राइट को सेपरेट करती है कि काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज ऐसी हैं जिनकी इंपोर्ट पर निर्भरता है। वो जो कच्चा माल है वो चाइना से सोर्स करते हैं, लेकिन दीपक नाइट्राइट अगर आप देखें तो जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इनकी निर्भरता है नहीं चाइना पे, तो चाइना में जो क्राइसिस चल रहे हैं इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। इसके चलते हमने देखा है कि स्टॉक लगातार फोकस में रहा, बढ़िया तेजी आई। और इतनी तेजी के बाद देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी दूसरी जो केमिकल कंपनीज हैं इनकी तुलना में सस्ते हैं। इतनी तेजी के बाद भी 38 के पीए पे। ओके, तो दीपक नाइट्राइट इस पर रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी का भी व्यू है इस काउंटर पर, किरण जी का भी व्यू है, दोनों किससे राय लेंगे उससे पहले अनुराग ठाकुर साहब बात करें कैबिनेट ब्रीफिंग पर, आइए सुन लेते हैं एक बार। 985 करोड़ पे इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है। इस बार भी उससे पहले, त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ पे लगभग इसकी उन पर व्यय होगा। ओके, तो यह है अनुराग ठाकुर साहब, रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का जो बोनस क्लियर कर दिया गया है उस पर बात कर रहे हैं। अच्छी खबर है रेलवे एम्प्लॉइज के लिए। और थोड़ी देर में पीयूष गोयल साहब भी होंगे और जो टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी दी थी उसके बारे में बात करेंगे, तो उनसे भी सुनेंगे। पर दीपक नाइट्राइट, किरण जी इस पर आपसे भी राय लेनी है। आपसे पहले भी इस स्टॉक पर बात हुई है, 10% आज ही और इस हफ्ते ही सर बड़ा उछाल आ चुका है। अब अगले लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए? दीप, बहुत ही अच्छी चार्ट पैटर्न है और हमने लगातार 2500 से बाय और होल्ड करने की सलाह दी है। जो ऑप्शन चेन डेटा है वही बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। मैं मानता हूं कि अभी लगभग 3000 के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए और लगभग 5-6 लाख शेयर्स है जहां पे वो अनवाइंड होते नजर आ जाएंगे। तो 3000 के आसपास मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा एक बार के लिए, क्योंकि हमने वर्टिकल रैली दी है, इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट हो सकता है। तो 3000 के आसपास के लेवल्स आते हैं कैश में, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, 2800 के आसपास रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। 3000 यहाँ पर आप मुनाफा वसूल सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आप क्या राय देंगे? 3000 पर मुनाफा वसूलना चाहिए या फिर डिप का इंतजार करें खरीदने के लिए, या फिर इन लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए दीपांशु, जो किरण जी की राय है वो लागू होती है। जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं उनको घबराना नहीं है, उनको बने रहना है। हम तो 200 रुपए से बोलते आ रहे हैं, आज 3000 के करीब है, बट ये स्टॉक पे अगर आप बने रहेंगे तभी मुनाफा बनेगा और आपको बने रहने की सलाह रहेगी। दीपक नाइट्राइट फिनोलिक्स बिजनेस में, फिनोलिक्स मतलब फिनॉल और एसीटोन का जो एक्सपेंशन इन्होंने 2 साल पहले किया, ये ऐसा केमिकल है जो 95% भारत में इंपोर्ट किया जाता है, जो दीपक नाइट्राइट ने रास्ता दिखा दिया भारत को ये बनाने का। तो मुझे इसके साथ डासडा के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दीपक नाइट्राइट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, नीचे आए तो ऐड करिए स्टॉक को, घबराने की जरूरत नहीं। नीचे आए तो स्टॉक को ऐड करें, यह है आपके लिए दीपक नाइट्राइट पर राय पर। जी बिजनेस की खबर पर लगी है मोहर। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को क्लियर कर दिया है कैबिनेट ने। आइए सुनते हैं पीयूष गोयल साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में। कपड़ा उद्योग को कैसे फिर एक बार भारत का सही स्थान मिले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एक समय पे बड़ा वर्चस्व था टेक्सटाइल सेक्टर का, वो फिर एक बार स्थापित हो, उसके लिए समय समय पे बहुत सारे निर्णय लिए। ऐसे 7 निर्णय का थोड़ा मैं उल्लेख करके इस आज का 7वें उल्लेख को भी और विस्तार से बताऊंगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से जो टेक्सटाइल्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाएं,
वो कंपटीशन में भी खड़े रह सके, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका आज जो आधुनिक डिमांड है, जिस प्रकार के लोग की इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बिकता है, उस सामान में भारत ज्यादा तेज गति से प्रगति करे और खास तौर पे हमारी महिलाओं को, हमारे वीवर्स को, जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको नए रोजगार के और कमाई के साधन मिले। इन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी तक 6 प्रमुख निर्णय आप सबके समक्ष हम रख चुके हैं। आपको ध्यान होगा ROSCTL यानी रेमिशन ऑफ स्टेट टैक्सेस, लेवीज, सेसेस, इसके लिए एक स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी एपरल्स और मेडअप्स के लिए। वो स्कीम 2024 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है, जिससे एक पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में उत्साह है निर्यात को लेके। इसी ये है बड़े अनाउंसमेंट। जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर। बड़े टेक्सटाइल पार्क, 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क्स को सरकार ने दी है मंजूरी, और इसके साथ ही कुछ और टेक्सटाइल संबंधित बातचीत जो पीयूष गोयल साहब वहां पर कर रहे थे। पर नजर रखिए पूरे के पूरे टेक्सटाइल स्पेस में मार्च, अप्रैल, मई ऑनवर्ड्स जी बिजनेस पर आपको लगातार बताया जा रहा है कि ये एक स्पेस है जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कई सारे दिए गए हैं, यहां पर हम देख रहे हैं उसका एक्शन आते हुए दिख रहा है, और सरकार की तरफ से भी कई सारे इंसेंटिव्स हैं, इंक्लूडिंग PLI स्कीम। अब ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भी स्कीम्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इन सभी बातों का फायदा आपको टेक्सटाइल स्पेस पर आते हुए दिख रहा है। आइए, आखिरी 15 मिनट है क्लोजिंग के, कुछ क्विक कॉल्स और फिर बैन से बेनिफिट के लिए भी हम हो जाएंगे तैयार। चलते हैं जय ठक्कर के पास सबसे पहले कैश का ऑप्शन। बताएं जय। जी दीप, कुछ समय पहले ही जब आपने पूछा था, मैंने कहा था कि 17,650 तक निफ्टी आ सकता है। इनफैक्ट वो आया एंड अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अब दीप, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है जहां पे निफ्टी आ चुका है। अब एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड लूंगा मैं। एक रेंज है 17,550 और 17,850 और 650 तक तो आ चुका है, तो एक कॉन्ट्रा बैट यहाँ पे लेंगे एक बाउंस के लिए। दीप 17,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे की तरफ वो होल्ड करना जरूरी है शॉर्ट टर्म में। सो 209 रुपए पर खरीदना है आपको 17,550 का कॉल ऑप्शन 14 अक्टूबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दीप रखना पड़ेगा 163 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो क्लोजिंग बेसिस पर 163 का स्टॉप लॉस एंड 209 पे खरीदे। यहाँ पे पहला टारगेट आपका जो बनेगा दैट वुड बी 267। सेकंड टारगेट जो बनेगा वो है 306। 267,306 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे आप 17,550 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 14 अक्टूबर की एक्सपायरी का। दीप, अगर ये 17,550 होल्ड करता है निफ्टी में, तो हमें बाउंस बैक 17,750, 800 तक देखने मिल सकता है। एटलीस्ट 17,750 तक तो देखने मिलेगा। 550 टूटा, देन हम एक रिवर्सल निफ्टी में 17,400, 17,300 तक देखने मिलेगा। बट हाउएवर एज ऑफ नाउ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस आ जाए, बिकॉज जो हिसाब से बैंकिंग में स्ट्रेंथ देखने मिली थी, अगर वो भी हेल्प कर दे, सो निफ्टी में एक बाउंस बैक आ सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय। निफ्टी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। जो गिरावट आज की आनी थी वो आ गई है। अब यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जय कि मार्केट संभलने चाहिए। 17,550 की कॉल खरीद कर जाएं, 209 के आसपास आपको ये मिलेगी। जय, ये कल की एक्सपायरी की कॉल की आप बात कर रहे हैं या फिर अगले हफ्ते की? अगले हफ्ते की दीपांशु 14 अक्टूबर की एक्सपायरी की मैंने दी है। खास करके रीजन ये है कि हमने देखा है कि आज वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी हमें एक अच्छी खासी मूव देखने मिली है। इनफैक्ट यूएसडी INR भी आप देखें तो 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो हिसाब से ये वोलेटिलिटी देखने मिल रही है, मैंने क्लोजिंग बेसिस पे 163 का स्टॉप लॉस दिया है 14 अक्टूबर की एक्सपायरी का। है आपके लिए 17,550 की कॉल, 14 अक्टूबर की एक्सपायरी, अगले हफ्ते की, ना कि कल की एक्सपायरी। यहां पर आप खरीद कर चलें। थोड़ी देर पहले जो सुमित जी आपको राय देकर गए थे वो कल की एक्सपायरी, जो उनका एक्सपायरी का ऑप्शन था वो 37,600 की कॉल पर खरीदने था बैंक निफ्टी। बट बेसिक पॉइंट यह है कि यहां पर अब जो गिरावट हो गई है 1% के करीब, अब बाजार को संभलना चाहिए। जय और सुमित जी की तरफ से यह राय आती हुई दिख रही है। आइए क्विक कॉल्स, पहले वागले साहब के पास चलते हैं। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
दीपांशु, कोरोमंडल इंटरनेशनल में क्लियर कट ब्रेकआउट आया है, इसको BTST के तौर पे लेके चले। 852 853 के करंट भाव पे है, अभी यहाँ पे ले 850 तक आएगा तो ऐड करें। 844 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 875 का मेरा टारगेट होगा। 875 876 तक के लेवल्स में कल देख रहा हूँ। 875 876 के लेवल्स के लिए खरीदारी करनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। थोड़ी देर पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे, स्टेबल रहा है पूरे दिन और अब टुवर्ड्स क्लोजिंग यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। देखते हैं किरण जी को क्या आ रहा है पसंद। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, एग्जैक्टली सेम स्टॉक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो मेरा मानना है कि कोरोमंडल ही बाय करके चलना चाहिए BTST के तौर पे। वागले जी ने लेवल्स दिए, वही मेरे लेवल्स भी होंगे। पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरा पहला टारगेट 880 के आसपास रहेगा, स्टॉप लॉसेस सेम रहेंगे। और अगर 880 निकल जाता है तो आप 895 के लेवल्स भी कल के सत्र में देख सकते हैं। ओके, तो 880 और उसके बाद 890 95 के टारगेट्स के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पर आपको रखनी है नजर। इस पर आ रही है अच्छी मूव और इसी कॉल पर हैट्रिक बनाने के लिए तैयार हैं सचित जी। बिगुल उनके लिए BTST। बताएं सचित जी। दीपांशु, यहाँ पर डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, हमने हमारे क्लाइंट्स को अराउंड 844 के आसपास खरीदारी करने की सलाह दी है। सेम काउंटर है, कोरोमंडल इंटरनेशनल 880 का टारगेट है जो इस पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 845 के आसपास एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा अराउंड 880 का। ओके, तो यह है आपके लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस पर आपको रखनी है नजर। बैक टू बैक 3 कॉल्स, वागले साहब, किरण जी और सच जी, इनको पसंद आ रहा है ये चार्ट। पर रुपए पर एक बार रखिए नजर, जरा रुपए की इंट्राडे पुलअप करिए क्योंकि आज भारी गिरावट आपने रुपए पर आती हुई दिखी है। 75 का लेवल रुपया टच करने के लिए तैयार है। आज ही के दिन आधा 0.5% की गिरावट, 53 पैसे की आपने गिरावट इस पर आती हुई दिखी है। 2.5 महीने के निचले स्तर पर रुपया फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है और वापस 75 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है। हाँ, एक बार जरा रुपए पर व्यू बंसल जी से भी ले लेते हैं। बंसल जी, आखिरी बार 75 के लेवल से आया था, वहां से फिर एक शार्प रिकवरी हुई थी, पर आज फिर से 2.5 महीने के निचले स्तर पर है रुपया। सर, एक बार जरा इनके लेवल्स देखें और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जो यहां से निकल कर आते हैं उसके बारे में बताएं। देखिए दीपांशु, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी बेहतरीन लेवल्स हैं और जिस वीकनेस की आप बात कर रहे हैं, क्लियरली चार्ट देख के लगता है कि 77 तक के लिए स्टॉक जा रहा है। नीचे में 72.5 72.75 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि ये फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी एंड USD INR इज हेडिंग टुवर्ड 77। बिल्कुल, तो 77 की तरफ जा रहा है। आखिरी बार 75 के करीब आया था रुपया, वहां से एक अच्छा पुल बैक भी दिखा था। अब देखते हैं इस बार वो पुल बैक आएगा कि नहीं। डायरेक्शनली 77 का व्यू है, बट अब 75 क्रॉस करने के लिए तैयार है रुपया, तो वहां पर भी थोड़ी कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है जहां पर आपको रखनी है नजर। आखिरी 10 मिनट नजर रखनी है। बैंक से बेनिफिट बताने के लिए तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, पहले तो नाल्को के बारे में बताएं, बना रहेगा? नाल्को तो आज ही एंट्री हुई है, अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 99% के आसपास है, तो स्टॉक बैन में तो बना ही रहेगा। फ्रेश एंट्री के बारे में तो कल ही मैंने आपको बता दिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये जब भी चढ़ता है स्टॉक बैन में आता है और आज देखें काफी भारी भरकम पोजीशंस बिल्टअप होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 109% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो एंट्री होगी और काफी दिनों तक ये बैन में बना भी रहेगा। इसके अलावा 2 स्टॉक ऐसे भी हैं जो बॉर्डर लाइन के आसपास हैं। PNB देखिए कल भी प्रयास कर रहा था, करीब 93% के आसपास क्लोजिंग के समय इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी, आज 96% यानी 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, तो PNB तो आएगा। साथ ही कैनरा बैंक यहाँ पर भी देखिए तो 96.04% है, तो ये भी 95% के ऊपर चल रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसका तो पक्का है, PNB, कैनरा बैंक, इनकी थोड़ी स्लाइड पॉसिबिलिटी है कि ये बैन में आते हुए नजर आएंगे। बाकी नाल्को तो बैन में है, बना रहेगा। ओके, तो नाल्को बैन में है, बना रहेगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग भी आने के लिए तैयार है, पक्का है। कैनरा और सेल भी आ सकते हैं जी, और सारे के सारे बैन फेवरेट्स हैं वैसे। हाँ। चलिए, तो नजर रखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग, कैनरा बैंक, सेल। अभी हम बात ही कर रहे थे आज सुबह की अब तक सिर्फ एक ही स्टॉक इस सीरीज में आया है, बट अब कल ये लिस्ट आपको बड़ा उछाल दिखा सकती है। वागले साहब, IB हाउसिंग अब तो बैन में भी आने वाला है, तो जो मोमेंटम आया था अब थोड़े दिन के लिए फिर से रुक जाएगा सर? देखिए दीपांशु, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी बेहतरीन लेवल्स हैं और जिस वीकनेस की आप बात कर रहे हैं, क्लियरली चार्ट देख के लगता है कि 77 तक के लिए स्टॉक जा रहा है। नीचे में 72.5 72.75 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी एंड USD INR इज हेडिंग टुवर्ड 77। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल,
दीपांशु, ये 250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। हमारा 247 का आज का स्टॉप लॉस हिट हो गया है और जब बैंड में आता है तो ये बिल्कुल साइडवेज चले जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपने कॉल लिया भी है तो आपको निकल जाना चाहिए। इसमें मोमेंटम का लॉस होगा। बिल्कुल मोमेंटम लॉस होगा इसमें। अगर आपने पोजीशन ली है तो निकल जाएं। जहां तक इंडिया बुल्स का सवाल है, कैनरा बैंक और सेल ये भी अब बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज काफी बड़ा रोटेशन हुआ है। इंडेक्स लेवल पर आपको 1% की गिरावट दिखेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर काफी सारे स्टॉक्स में आज आपको ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। नाल्को हालांकि ऑलरेडी आज बैन में आ गया था, फिर भी 6% गिरकर निफ्टी का वादा कारोबार का टॉप लूजर है ये। BHEL, इसमें आपको 5% की गिरावट दिखी है। एबट इंडिया जो वायदा कारोबार में आने के बाद काफी बड़ी तेजी में था, आज यहां पर भी आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। वेदांता, हिंडाल्को, JSW स्टील, सेल, ये कुछ मेटल काउंटर्स हैं जहां पर आपको भारी गिरावट आती हुई दिखी। तो आज का सेशन जो है इन स्टॉक्स में के लिए काफी भारी पड़ते हुए दिखा है। पर एक स्टॉक बॉश, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कुणाल जी के साथ। सिद्धार्थ जी, आपकी कोई राय बॉश पर? क्योंकि 11% की तेजी बॉश जैसे काउंटर में बहुत रेयर देखने को मिलती है सर, क्या हो गया यहां पर? बिल्कुल, अगर फंडामेंटली तो ऐसी कोई खबर नहीं है ना, ऐसा कोई बहुत बड़े चेंजेस है जो दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्टैग्नेंट या जो अंडर परफॉर्मर रहे हैं उनमें एक बाउंस बैक दिख रहा है। MNC कंपनी बॉश, और डेफिनेटली हमारी तो इस पे कोई सलाह नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये ऑटो एंसिलरी और ये स्पेस में अब हलचल जरूर होगी, क्योंकि सेल्स पिकअप, OEM सेल्स पिकअप सभी आएंगे। तो बॉश पर आपको रखनी है नजर, जहां पर आप बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। BEML, इस पर भी रखिए नजर। सचिन जी, 1-2 दिन पहले आप BEML की बात कर रहे थे, मुझे याद है 1500 का लेवल इसने क्रॉस करा है, 3.5% ऊपर। BEML क्या चल रहा है सर? दीपांशु, कल ही हमने इसमें एक फ्रेश कॉल दिया था शॉर्ट टर्म के लिहाज से। सो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने परफॉर्म किया है आज के सत्र में, ये परफॉर्मेंस बरकरार रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड रिव्यू जोन 1580 से लेके 1630 के आसपास का ही होगा, तो पहला टारगेट होगा 1580 के आसपास का। तो अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। रिवाइज स्टॉप लॉस में यहाँ पर रिकमेंड करूंगा अराउंड 1470 खरीदारी करनी चाहिए BEML। ओके, तो खरीदारी करके चलें BEML पर। कुणाल जी, NCC पर अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा था, होल्ड करेगा सर NCC पर? कोई राय? देखिए, एक बढ़त जरूर आते हुए दिख रही है इंट्राडे में अगर आप देखें दीपांशु, लेकिन अभी चार्ट पर कोई इस तरह के संकेत नहीं है कि इन स्तरों पर बाय करें। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नजर आती हैं। पहले ही रेजिस्टेंस 85 रुपए पर है, 85 पर। 85 पार होगा तो कुछ इसमें मोमेंटम बनेगा और फिर हो सकता है 90 के भी भाव आ जाए। तो मेरी राय में फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें। 85 पार होगा तो फिर इसके बारे में सोचें। ओके, तो 85 पार होगा तो NCC पर आपको डालनी है नजर। जय, आपके 2 फेवरेट काउंटर्स CCL प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, दोनों में आज अच्छी मूव है। बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा BTST के लिए? देखिए दीप, तो CCL प्रोडक्ट में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला ही है। बट टाटा कॉफी में भी अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन अच्छा ही रहा था। मुझे तो दोनों ही पसंद है दीप। अगर दोनों में से एक को चूज करना रहेगा करंट लेवल्स पर, सो डिफिकल्ट हो रहा है ये। बट देन आई वुड गो विद टाटा कॉफी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 200 रुपए के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है। फिर से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना है एंड ऊपर में हमें फिर से 242 250 के लेवल्स फिर से ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है, ऐसा लग रहा है। बट देन अगर किसी पोजीशन अगर CCL प्रोडक्ट में भी हो तो आई थिंक बने रह सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया है। हालांकि टाटा कॉफी का चार्ट पैटर्न थोड़ा और स्ट्रांग है, बट मोमेंटम दोनों में ही पॉजिटिव है और फिर से रिवर्सल दोनों ही स्टॉक्स में देखने मिला है दीप। सो आई थिंक वन शुड कीप एडिंग दिस स्टॉक्स। अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी अगर आती है तो, अदरवाइज यहाँ से तो ब्रेकआउट है ही। बिकॉज ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और लेग ऊपर में दोनों ही स्टॉक्स में पेंडिंग है। ओके, तो एक और मूव इन दोनों स्टॉक्स में पेंडिंग है, नजर रखिएगा। CCL प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, अगेन कमोडिटी से जुड़े काउंटर्स जहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख चुके हैं। एक्शन वाला दिन रहा, पर आज थोड़ी गिरावट रही है। डबल सेंचुरी निफ्टी पर गिरावट की आपको आती हुई दिखेगी। 200 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी इस समय 17,600 के करीब, और निफ्टी बैंक 37,500 के नीचे आते हुए दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ काफी खराब रही है। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी, अब तो 10 से भी कम हो गए। 7 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। उसके सामने 43 काउंटर्स हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ क्लोजिंग दिख रही है। टाटा कंज्यूमर, ONGC टॉप गेनर्स, 2.5 और 2% की तेजी। UPL, HDFC बैंक, ब्रिटानिया
BPCL यहाँ पर भी थोड़ी सी खरीदारी, HDFC लिमिटेड एकदम सपाट और फिर बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव क्लोजिंग दिखाते हुए। SBI लाइफ 4% नीचे और कल ये काउंटर एक्टिव था, बल्कि सेकंड हाफ में तो खरीदारी भी दिखा रहा था, पर आज आया है ब्रेकडाउन रहा है मेटल काउंटर्स में। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, इन तीनों में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। इंडसइंड बैंक ये भी आज बैकफुट पर आपको आते हुए दिखा। बजाज ऑटो, हीरो मोटो यहाँ पर आपको दिखी है वीकनेस। टेक महिंद्रा गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे, जिसकी वजह से निफ्टी पर थोड़ा और प्रेशर बना। साथ ही आपने देखा कोल इंडिया यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, 2.5% नीचे। टाइटन लाइफ हाई से फिसलता हुआ। SBI, डिवीज लैब, ITC, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और आइशर मोटर्स यहां पर भी वीकनेस आपको बनती हुई दिखी। वायदा कारोबार की बात करें तो नैल्को बैन में होने के बावजूद 6% गिरता हुआ दिखा। उसके साथ ही AB फैशन यहां पर भी 6% की गिरावट। एस्ट्रल 5.5% नीचे। BHEL 5% की गिरावट दिखाता हुआ। इंडियन होटल्स, RBL बैंक, एबट इंडिया, कैनफिन होम्स, जुबिलेंट फूड, TVS मोटर्स, GMR इंफ्रा, सेल, कैनरा बैंक, दोनों के दोनों काउंटर्स कल शायद वायदा कारोबार के बैन में हो सकते हैं। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर भी सुबह पॉजिटिव एक्शन, पर उसके बाद आई भारी गिरावट। 11.5% के उछाल के साथ बॉश आज का टॉप गेनर। जहां तक वायदा कारोबार के गेंस का सवाल है, दीपक नाइट्राइट वन वे अप मूव आज भी 7.5% ऊपर। IRCTC लिस्टिंग से अब तक की वन वे अप मूव, थोड़ा कोरोना काल में गिरा था जरूर स्टॉक, बट वहां से जो रिकवरी आई और पिछले 2-2.5 महीने में स्टॉक फिर से डबल होते हुए दिखा। आज भी आपने 7.5% की तेजी देखी। टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर्स, बंधन बैंक, MCX, नवीन फ्लोरिन, मैरिको, दालमिया भारत, इन्फो एज, इन काउंटर्स में भी आपने पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी काफी सारे काउंटर्स थे जहां पर आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन आज के ट्रेड में बनते हुए देखा। इन्फीबीम हमारी खबर जो हमने पेटीएम के IPO के वैल्यूएशंस की बात करी थी, 7% का उछाल आपने इन्फीबीम के काउंटर पर देखा है, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर भी बड़ी तेजी के साथ ये दिखा। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों ही सुबह काफी एक्टिव थे, थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। इंगरसॉल रैंड यहां पर 14% का उछाल आपको बनते हुए दिखा। साथ ही आपने देखा नेस्को 5.5% ऊपर। रैडिको खेतान जिसका अभी सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे 5% ऊपर। डिशमन कार्बो खरीदारी इस पर। CCL प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफी दोनों ही एक्शन में रहे। BEML, IOL केमिकल्स, एडवांस्ड एंजाइम्स, जस्ट डायल, सिम्फनी, कजारिया सिरेमिक्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और टीम लीज ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने तेजी देखी। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स, अरविंद लिमिटेड यहां पर भी एक्शन बनते दिखा, जो टेक्सटाइल्स के लिए आपने खबर आती हुई देखी है। तो ओवरऑल कमजोरी वाला दिन। पॉइंट वाइज देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको 200 पॉइंट्स के करीब निफ्टी पर गिरावट दिखेगी। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो करीब 1% नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी 0.5% की गिरावट दिखाता हुआ। जय, थोड़ी ये जो गिरावट आई है आज के दिन, थोड़ा शेकआउट हुआ है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। कल वीकली एक्सपायरी है। इंडेक्स क्या आपको कह के जा रहा है जय? ओके, जय के साथ हमारा कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार उनसे दोबारा रिकनेक्ट करेंगे और आपके लिए फाइनल मार्केट क्लोजिंग लेवल्स भी डालेंगे, पर उससे पहले एक इवेंट पैक्ड, एक्शन पैक्ड इवनिंग तैयार है जी बिजनेस पर। आने वाले दिनों में देश के बड़े छोटे हर शहर में लंबे लंबे पावर कट हो सकते हैं। जो दुनिया भर में पावर की किल्लत चल रही है, शायद भारत में भी ये जल्द ही आपको आती हुई दिख सकती है। कोयले के किल्लत ये बढ़ती हुई दिख रही है। सरकार के माथे पर अब ये परेशानी आ गई है कि बिजली उपकरण के लिए क्या करना चाहिए। खबरों की माने तो देश के 64 प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। आज शाम 4:56 पर हम अपनी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि कोयला की किल्लत क्यों हुई, इसका लोगों पर क्या क्या असर होगा और क्या आने वाले दिनों में पावर कट के साथ बिजली भी महंगी होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे आलोक वर्ती जो है पूर्व सचिव कोयला मंत्रालय, साथ ही पार्थ भट्टाचार्य जो कि है पूर्व चेयरमैन कोल इंडिया, और देबशीष मिश्रा जो कि डेलॉयट के कंसल्टेंट हैं। देखना ना भूलें आज शाम 4:56 पर हमारी खास पेशकश कोयला करेगा बत्ती गुल। आज साथ ही वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे है और इस मौके पर हम समझेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है और कितने लोग वाकई अपनी कमाई को सही जगह निवेश करते हैं। आज की युवा पीढ़ी कहां निवेश कर रही है और क्या महिलाएं अपने निवेश के फैसले खुद ले रही हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के अहम टिप्स जरूर देखिए शाम 6:26 पर मनी गुरु में। फाइनेंशियल प्लान जिंदगी बनाए आसान। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के इंडिया लिएजन ऑफिस के कंट्री हेड राजेश कृष्णमूर्ति, और 6:40 पर
म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं, पूरा का पूरा एक सेटअप बताएंगे आर्बिट्राज फंड्स के बारे में। इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, कितने रिटर्न्स की आप कर सकते हैं उम्मीद, समझेंगे कैसे ये काम करते हैं, इनकी बारीकियां क्या हैं। हमारे साथ मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स के एक प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड वैभव शाह हैं, जो आपके साथ जुड़ेंगे आर्बिट्राज फंड के बारे में बताने के लिए। और ऑफ कोर्स इंडिया 360, इसमें आज आप को बताएंगे कि देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। यूएन की संस्था यूनेस्को ने 2021 की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया जारी की है। आखिर क्यों है देश में टीचर्स की कमी, किन सुधारों की है जरूरत, करेंगे इसका पूरा एनालिसिस। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, और इसके साथ ही मामला क्या है में आज चर्चा करेंगे रेटिंग की। मूडीज की रेटिंग के बाद हर कोई रेटिंग पर चर्चा कर रहा है। मूडीज ने आउटलुक बढ़ाया है भारत में, पर रेटिंग्स क्या होती हैं, क्या ये कोई सर्टिफिकेट है जो हमें चाहिए, इसके पैमाने क्या हैं और क्या वाकई रेटिंग से कोई फर्क पड़ता है, ये सारी बातें आपको समझाएंगे रात 8 बजे इंडिया 360 में। हमारा खास सेगमेंट मामला क्या है, रेटिंग की सेटिंग क्या है। इसके साथ ही होंगे कई और अहम खबरें, देखना मत भूलें आज रात 7:56 पर इंडिया 360। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा रिकवर होकर 17,650 के करीब निफ्टी, तो 1% की गिरावट, 250 पॉइंट्स, 555 अंकों की गिरावट के साथ 59,190 पर सेंसेक्स की क्लोजिंग हो रही है और करीब 220 अंक फिसलकर निफ्टी बैंक बंद हो रहा है 37,520 के लेवल्स के करीब। तो थोड़ा कमजोरी वाला सेशन रहा, पॉइंट वाइज आपको थोड़ी गिरावट ज्यादा दिखेगी और स्पेशली दिन की ऊंचाई से अगर आप देखें परसेंटेज वाइज करीब 1% सुस्त होकर बाजार कल की वीकली एक्सपायरी से पहले बंद होते हुए दिखे हैं। डाउ फ्यूचर्स 350 अंक नीचे हैं, अगेन पॉइंट्स वाइज ज्यादा है, परसेंटेज वाइज देखें तो 1% की सुस्ती है। ये 300 पॉइंट की रेंज दिख रही है। एक दिन हमने देखा 350 पॉइंट्स की गिरावट थी, कल 300 पॉइंट्स रिकवर हुए, आज फिर से 350 पॉइंट्स नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स। तो देखते हैं आज शाम का अमेरिकी बाजारों का सेशन कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शो में सिद्धार्थ जी और अपनी राय देने के लिए, साथ ही वागले साहब आपका भी, जय और सचिन जी आपका भी, और दिल्ली से राकेश जी और कुणाल जी आपका भी आज बहुत बहुत शुक्रिया।